अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी वेलकम टू द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ C-FAB 4 फॉर द कमिंग अटेम्प्ट। आज के सेशन का जो हमारा एजेंडा रहेगा उसमें आई विल स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ और फिर C-FAB 4। C-FAB 4 क्या है, इसका पेपर स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे तैयार करना चाहिए, इसको सीखना, इसको रिवाइज करना, इसका पेपर अटैम्प्ट करना, प्रैक्टिस करना, वो सारी चीज़ों के बारे में जो स्ट्रेटजीज़ है, डूज एंड डोंट्स हैं, उनके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। और आप लोगों के कोई क्वेश्चन होंगे इस पेपर की, अगर कोई रह जाएंगे इस पेपर के अंडरस्टैंडिंग के बारे में, क्योंकि इसके बारे में डिफरेंट मिथ्स गर्दिश करती रहती हैं कि ऐसा है तो वैसा है, इसमें ये आता है तो इसमें वो नहीं आता, तो वो सारे क्वेश्चन भी आई विल ट्राई टू एड्रेस इंशाअल्लाह। फर्दर जैसे मैंने जो बात कर रहा था कि हम एजेंडे में जो चीज़ें और कवर कर लेंगे वो हमारा सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक भी आ जाएगा। स्टडी मटेरियल जो हमने करना है उसको भी हम देख लेंगे और एग्ज़ाम टेक्निक्स पे भी मैं ब्रीफ दूंगा, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप हमारा बच्चे ज़्यादातर सिर्फ नॉलेज गेन करने पे तवज्जो देते हैं, उसमें काफ़ी कामयाब होते हैं, कुछ उसमें भी नाकाम हो जाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टेक्निक्स पे तवज्जो बड़ी कम रह जाती है, जो कि मेरे हिसाब से जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे आते जाते हैं, आप C-FAB लेवल में आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की ये C-FAB की पहली अटैम्प्ट नहीं होती। BFD जनरली बच्चे सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में BFD ले रहे होते हैं, तो आप ऑलरेडी C-FAB दे चुके हैं और अब तक आप रियलाइज़ कर चुके होते हैं कि सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता एग्ज़ाम के लिए। बेतहाशा बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पेपर में जाते हैं, लेकिन वो 3 घंटे 15 मिनट में एग्ज़ाम टेक्निक्स पे ग्रिप ना होने की वजह से मार खा जाते हैं। तो जनाब, स्टार्टिंग विद माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मेरा नाम अदनान रशीद। 99 में मैंने KPMG लाहौर से क्वालिफाई किया था, उसके बाद कुछ अर्सा इंडस्ट्री में सर्व किया एंड देन प्रैक्टिस एंड टीचिंग, इन दो लाइन के साथ अटैच रहा। कभी ज़्यादा लोड टीचिंग का ले लिया, प्रैक्टिस में कम हो गए, कभी ज़्यादा लोड रिसेंटली जैसे प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम जा रहा है तो टीचिंग में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी आप कह लें कि रिलेटिवली कम हुई भी है, लेकिन स्टिल आई हैव बिन, अगर CA लेवल पे देखें तो मैं BFD जो सब्जेक्ट्स जिसकी हम क्लास ले जा रहे हैं ये पढ़ा रहा हूँ C-FAB लेवल पे, और CAF लेवल पे हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास जो आपका सब्जेक्ट है, आप सब ने तकरीबन पढ़ा हुआ है, उसको मैं टेकअप करता हूँ। और एक नया सब्जेक्ट जिससे मोस्ट ऑफ यू मे नॉट बी फेमिलियर, क्योंकि ये अभी रिसेंट एग्ज़ाम में स्कीम में अप्लाई हुआ है, तो इट इज़ न्यू सब्जेक्ट मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इसमें आपके C-FAB के जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनका बेसिक आया है। मैनेजरियल एनालिसिस का पार्ट अगर हम देखते हैं तो उसमें आपका SPM का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है मैनेजमेंट के वो आगे हैं, और फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें तो उसमें हम BFD जो पढ़ने जा रहे हैं इसका बेसिक्स वहाँ पे है। अल्दो इसका बेसिक्स CAF 6 में आ चुका है, CAF में आ चुका है, लेकिन हमारी स्टडीज़ जो रहेगी इस CAF 6 के नॉलेज को इग्नोर करके रहेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस अटैम्प्ट में ज़्यादातर बच्चे जो हमारे पास बैठे हैं उन्होंने CAF 6 नहीं पढ़ा हुआ, या बाज़ का वैसे CAF 6 जो पढ़ के भी आएंगे जब तो इतना अरसा गुजर चुका होता है कि वो भूल चुका होता है, तो जनरली C-FAB लेवल पे हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। तो हम जो नॉलेज है CAF 6 का उसको इग्नोर करके चल रहे होते हैं। तो ये जनाब हमारे मेरे एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा कि 2008 से मैं C-FAB को पढ़ा रहा हूँ, आल्दो मेरी टीचिंग को तो ओवर 2 डेकेड्स हो चुके हैं, लेकिन इनिशियली आई वाज हेविली इन्वॉल्व्ड एंगेज्ड इन टीचिंग ऑफ ACCA सिमिलर सब्जेक्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, एंड आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू डिलीवर सम कोर्स रिवीजन कोर्सेज फॉर ACCA एडवांस लेवल सब्जेक्ट इन मॉरिशस। तो वहाँ पे भी 3-4 दफ़ा 5 बल्कि 4-5 दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन पिछले कुछ अरसे से टोटली ACCA को गुड बाय कह के CA के लिए टाइम सारा अपना डिवोट किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह CA के रेफरेंस से बात करें तो C-FAB में मेरे कम से कम को 5 से 7 स्टूडेंट्स हैं जिनके सर्टिफिकेट मेरिट या गोल्ड मेडल्स अल्हम्दुलिल्लाह C-FAB लेवल पे हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सब्जेक्ट होता था पहले उसमें, और BFD में ये सब्जेक्ट प्रायर आपका जो एक नॉलेज की स्ट्रीम है जिससे ये लिंक होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है, जो आपको थोड़ी सी एनालिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपको थोड़ा सा हटाती है, जिसमें आप हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेशली आपको एनालिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग के बेसिक्स ABC वहाँ सिखाए जाते हैं,
और उसी को आप समझिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लेके आगे चलते हैं तो बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, बीएफडी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये इसी की आप कह सकते हैं एडवांस शेप आ रही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा फोकस रहा हुआ है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे। हमने डिसीजन मेकिंग का चैप्टर वहाँ पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म डिसीजन ले रहे होते थे हम, ऐसे बिजनेस डिसीजन जिनका इम्पैक्ट इमीडिएटली विद इन डेज, विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स हम तक पहुँचता है, हम वो ले रहे होते थे। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में हम थोड़े से लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले रहे होते हैं। इसको अगर हम देखें तो शायद आगे डिटेल में जाएंगे, साथ साथ पढ़ते जाएंगे, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग बिजनेस फाइनेंस डिसीजन में 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन लिए जाते हैं। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आगे जाकर सारी बातें आएंगी, बिल्कुल मैं बड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ यहाँ पे चलूँगा मैं। एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लॉन्ग टर्म, कैपिटल प्रोजेक्ट्स। ये तो एक बेसिक हमारा इस सब्जेक्ट का रहेगा कि भाई लॉन्ग टर्म की बात होनी, शॉर्ट टर्म की बात नहीं होनी कि कीमत, प्रोडक्ट की कीमत कितनी रखनी है, ये हमारा इशू नहीं रहेगा कि भाई कितने यूनिट्स बनाए कल, कितने यूनिट्स बनाए अगले महीने, ये बात ही नहीं होनी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो रहे हैं लॉन्ग टर्म कि भाई हमने घी की फैक्ट्री लगाएं या ना लगाएं, या घी और सीमेंट 2 प्रोजेक्ट की ऑप्शन अवेलेबल है, किस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा फीजेबल है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात होगी। दूसरा डिसीजन यहाँ पे हम बहुत डिटेल में जो पढ़े होंगे, फाइनेंसिंग डिसीजन होंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से लाया जाए। इसमें भी अगेन हमारा मेन फोकस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस पे रहेगा कि भाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमें प्राइमरली लॉन्ग टर्म फंड्स ही चाहिए होते हैं, तो क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उनकी कॉस्ट को कैसे हम मैनेज करें, क्योंकि फाइनेंस कहीं से भी लाएंगे इट विल हैव अ कॉस्ट, सो हाउ टू टेक फाइनेंसिंग डिसीजन, ये हम यहाँ पे पढ़े होंगे। और फिर एक डिविडेंड डिसीजन पे भी हमारी बात होगी, क्योंकि हमने सिर्फ प्रोजेक्ट में फाइनेंस रेज करके प्रोजेक्ट में कमाना, प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना होता, प्रोजेक्ट से जो कमाते हैं उसकी फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी डिसीजन लिए जाते हैं। ये सारे डिसीजन इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं। जैसे मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप फाइनेंस किस सोर्स से रेज करेंगे, दैट विल डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ द फाइनेंस। बड़ा बड़ा मेजर टॉपिक है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस का। आप फाइनेंस एक्विटी से भी ला सकते हैं, आप फाइनेंस लॉन्ग टर्म डेट से भी ले सकते हैं। बेसिक सोर्सेज आपने पढ़े हुए हैं, डिटेल में मजीद आगे जाएंगे पढ़ेंगे। आपको ये भी पता है किसी भी सोर्स से फाइनेंस लाते हैं उसकी कॉस्ट होती है। जैसे एक्विटी से सोर्स लाएं तो क्या कॉस्ट है एज पर योर करंट नॉलेज। एक्विटी से फाइनेंस रेज करेंगे तो एज पर योर करंट नॉलेज व्हाट इज द कॉस्ट। एक्विटी से फाइनेंस की कॉस्ट, आपने फाइनेंस हासिल किया इन्वेस्टर से, एक्विटी इन्वेस्टर से, आपको उसकी जो रिटर्न देनी है इन्वेस्टर को दैट इज योर कॉस्ट, ठीक है, तो दैट इज डिविडेंड एज पर योर करंट नॉलेज, दैट इज डिविडेंड। इसी तरह अगर डेट फाइनेंस रेज करते हैं तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंस, इंटरेस्ट दैट यू पे टू द इन्वेस्टर। तो आप फाइनेंस किसी भी सोर्स से लाओगे उसके लिए आपको इन्वेस्टर को रिटर्न देनी पड़ेगी। फाइनेंस आपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए आपको प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है। Projects will be only feasible if they generate sufficient return to satisfy the return of the investor. Connected हो गए कि भाई फाइनेंस लेना है तो उस पर रिटर्न देनी है, और फाइनेंस ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना है जहां से इतनी रिटर्न आए कि इन्वेस्टर को दे सको, तो कनेक्ट हो गए। अच्छा, ये भी कनेक्ट हो जाता है। आप किसी बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, अब उस पैसे के बारे में इतना नॉलेज तो हम सबका ही है, जो पैसा आप कमाते हो वो बिजनेस चाहे तो रिटेन कर ले, चाहे तो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो अगर आप पैसा रिटेन करते हो तो आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस रेज करने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। आपने जो कमाया उसमें से जो रिटेन किया पैसा वो आपको फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए अवेलेबल हो गया, तो इसका मतलब डिविडेंड डिसीजन आपके फाइनेंसिंग डिसीजन पे इफेक्ट डाल गया। अगर आपने डिविडेंड कम पे किया तो फाइनेंस आपको कम रेज करने की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। सो ये मैं इसके अलावा भी खैर कुछ एरिया एसोसिएटेड उस पर बात करेंगे, लेकिन मैंने बड़ा ब्रीफ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, इसका कॉमन नेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। और अक्सर जो हमारे पैरेलल प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनमें इसको जो बीएफडी का सब्जेक्ट है वो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है। और मैंने भी जब ये सब्जेक्ट 1999 में पढ़ा था तो उस वक्त इसका नाम आईकैप की सिलेबस में भी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही होता था। So anyways, by whatever name you call it, it's all about financing and advanced financial management.
अच्छा, ये तो एक बड़ा ब्रीफ सा पास से मैंने कनेक्ट किया कि ये एक अलहदा से एक लाइन चलती आ रही थी, उसी लाइन की आप समझते हैं एक थोड़ी सी ये एडवांस लेवल एक्सटेंशन है। इट हैज नथिंग टू डू विद द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सीफेप की ज़रा इंपॉर्टेंस भी समझ लें। अगर हम देखें ना हमारे ओवरऑल सीए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आप पढ़ रहे हो, आप रिपोर्टिंग पढ़ रहे हो, आप ऑडिटिंग पढ़ रहे हो, आप टैक्सेशन पढ़ रहे हो, आप लॉज पढ़ रहे हो, ये मेजर स्ट्रीम्स हैं और एक ये स्ट्रीम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये कुछ 4-5 हमारी डायरेक्शंस हमारी बनती हैं और हर डायरेक्शन हमें डिफरेंट रोल्स, हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नॉलेज जो है वो डिफरेंट हमें रोल्स में परफॉर्म करने के लिए इक्विप कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं किस रोल में इक्विप करेगा। जैसे रिपोर्टिंग ऑडिट पढ़ते हो तो आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट किसी कंपनी को उसको लीड करने की पोजीशन में हो या किसी प्रैक्टिस में हो तो आप ऑडिट डिपार्टमेंट में एक्सेल करने की पोजीशन में विद द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग एंड ऑडिट एंड लॉ। ऑफ कोर्स ये 3 सब्जेक्ट मिलकर आपको ऑडिट में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिस में ऑडिट डिपार्टमेंट में एक्सेल कर सकते हो और इंडस्ट्री में जाओ तो आप वहां पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को लीड कर सकते हैं। टैक्सेशन में आप अगर टैक्स के सब्जेक्ट की बात करें तो प्रोफेशनल फर्म में भी टैक्स का डिपार्टमेंट है, वहां पे एक्सेल कर सकते हो और इंडस्ट्री में भी बड़ी बड़ी एंटिटीज में टैक्स मैनेजर्स की पोजीशंस होती हैं। अक्सर कंपनीज इन हाउस टैक्स जो मैटर्स उनको देखना चाहती हैं तो उन्होंने इन हाउस टैक्स मैनेजर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हायर किए होते हैं। तो टैक्स का जो सब्जेक्ट है आपको प्रोफेशन में भी, चार्टर्ड अकाउंट फर्म में भी आपको एक्सेल करने का प्लेटफॉर्म देगा और आपको इंडस्ट्री में भी मौका देगा। ये बीएफडी का सब्जेक्ट हमारे कहाँ काम आएगा, ये भी आपके इसी तरह दोनों जगह काम आता है। आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहां पे फाइनेंस डिपार्टमेंट में यू कैन प्ले रोल। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो वहां पे होगा, यही जो 3 मैंने डिसीजन बोले, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और डिविडेंड डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और भी एक आध लाइन है उसको हम बाद में ऐड करेंगे, बट मेनली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेनली यही चीजें हैं। तो आप इंडस्ट्री में जाते हो तो ये सब्जेक्ट आपको इक्विप कर रहा है कि आप किसी कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में कैसे की रोल परफॉर्म कर सकते हो, की फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस में रहते हो तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस में भी बड़ा यूजफुल है। प्रैक्टिस में प्रोफेशनल फर्म में फाइनेंशियल एडवाइजरी का एक फंक्शन होता है, डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपके पास डिफरेंट असाइनमेंट्स जो क्लाइंट से आ सकती हैं जिनको आप इस सब्जेक्ट के स्किल के बेसिस पे परफॉर्म कर सकते हो। उनमें एक तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, फिजिबिलिटी, जी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमें प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बना दें जी, तो हम इसमें प्रोजेक्ट फिजिबिलिटीज बनाना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में वहां पे सीखेंगे। फिर एक असाइनमेंट आती है जी, हमने कोई बिजनेस बाय करना है, व्हाट प्राइस वी शुड पे, ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही है कि आपने एक बिजनेस खुद जमीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट खरीदा, बनाया, ये भी इन्वेस्टमेंट है। और एक चलता हुआ कारोबार खरीदना है, ये भी इन्वेस्टमेंट है। तो चलता हुआ कारोबार की क्या कीमत लगाएं, आपका क्लाइंट आपकी प्रोफेशनल फर्म के पास ये काम भी लेके आता है कि भाई हमें इसकी बिजनेस की क्या कीमत पे करनी चाहिए। या आपको सेलर भी आ सकता है, जी मैंने अपना बिजनेस बेचना है, मुझे अपने बिजनेस की क्या प्राइस डिमांड करनी चाहिए। और इसके अलावा एक तीसरा रोल भी होता है, बायर आपके पास आ सकता है, जी मुझसे सेलर ने ये प्राइस डिमांड की है, आप बताइए क्या ये प्राइस मुनासिब है। ड्यू डिलीजेंस के नाम से आपने कहीं ना कहीं बात सुनी होगी कि भाई ये बताइए, ये जो हमें सेलर ने डाटा दिया है जिसकी बेसिस पे उसने हमसे प्राइस डिमांड की है, क्या ये डाटा ठीक है, क्या प्राइस इस डाटा की मुनासबत से फेयर है। तो एक फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस भी हमारे इस एरिया का हिस्सा है, फाइनेंशियल एडवाइजरी डिपार्टमेंट का एक फंक्शन है, तो ये भी आ जाता है। देन देयर आर फाइनेंसिंग डिसीजन भी, उसमें भी हमसे एडवाइजरी ली जाती है कि जी हम एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, हमने फैसला कर लिया है, तो आप काइंडली एडवाइस कीजिए व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर, हम इसको कैसे फाइनेंस करें जो हमारी कंपनी के लिए सूटेबल रहे। ये भी बिजनेस एडवाइजरी डिसीजन में ये काम भी आ सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस में हैं या इंडस्ट्री में हैं, दोनों जगह ये सब्जेक्ट आपका बड़ा की रोल प्ले करता है। और मैं बल्कि इसको इस अंदाज से कहता हूं कि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इंडस्ट्री में आपको लीडिंग रोल में नहीं लेकर जाता, क्योंकि अकाउंटिंग जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, वो हिस्ट्री राइटर्स हैं,
ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं उनकी समरी प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हिस्ट्री राइटर हैं। और हिस्ट्री फ्यूचर की डिटर्मिनेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं प्ले कर रही अनलेस देयर इज समवन हु यूजेस दैट हिस्ट्री टू टेक डिसीजंस फॉर द फ्यूचर, और वो समवन कोई और होगा, हिस्ट्री राइटर नहीं है वो। अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हिस्ट्री लिखी जा रही है। ये सब्जेक्ट में आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो और योर डिसीजंस आर एक्चुअली गोइंग टू अफेक्ट द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी। अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया, अच्छा फाइनेंसिंग डिसीजन लिया, तो आप बिजनेस की बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करते हो, और बिजनेस को जो की बॉटम लाइन को जो हिट करता है बंदा, उसकी वैल्यू दायरे में ज्यादा होती है। सो जो फाइनेंस का एक्सपर्ट होता है, इंडस्ट्री में जब हम जा रहे हैं तो फाइनेंस का एक्सपर्ट आपको COO और CEO की सीट तक ले जा सकता है। वो ट्रैक आपको, अकाउंटिंग का ट्रैक आपके थोड़ा सा स्टेगनेंट और बोरिंग ट्रैक है, वो आपको अकाउंटिंग के रास्ते से आप ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपको टॉप पोजीशन पे जाना है तो आपको फाइनेंस के रास्ते को अडॉप्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्री में। फाइनेंशियल एडवाइजरी का स्कोप चार्टर्ड अकाउंट फर्म के रेफरेंस से देखें तो बड़ा लिमिटेड रहता है। कम ही फर्म है जो फाइनेंशियल एडवाइजरी बिजनेस में आती हैं, स्कोप बहुत है लेकिन फर्म्स कम हैं जिनका ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड है। लेकिन इंडस्ट्री में ये रोल, ये सब्जेक्ट इज द की अगर आप टॉप पोजीशन को टारगेट करना चाहते हो। तो ये थोड़ा सा हमने CFAP पढ़ना है, उसका थोड़ा बैकग्राउंड लिया और उसके मैंने स्कोप के रेफरेंस से थोड़ी सी डिस्कशन की आपसे। तो किसी स्टूडेंट के जहन में यहां तक कोई क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हो, कोई चीज क्लियर करना चाहते हो? अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। CFAP 4 है क्या, पेपर स्ट्रक्चर क्या होने वाला है? तो पेपर स्ट्रक्चर इसका बड़ा क्लियर हमें बताया गया है। 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन जाता है। तो 25, 20, 18 इस रेंज में फिरते फिरते 5 क्वेश्चन में 100 नंबर हमारे डिवाइडेड होते हैं। फिर एक बड़ी डिस्कशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन थी, मैं कहूँगा इसको क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि भाई इसमें नंबर्स कैलकुलेशन कितनी है और राइटिंग कितनी है। हिस्टोरिकली इसमें राइटिंग बड़ी नेग्लिजिबल होती थी हिस्टोरिकली, बट अब वो हिस्ट्री होगी ये बात। अब ग्रेजुअली आप देख रहे हैं लिखने का काम भी आता जा रहा है इसमें। विंटर 2020 वाज एक्सेप्शनल, 35 मार्क्स आए, लेकिन एग्जामिनर ने हिंट दे दिया कि भाई मैं इधर को चलने लगा हूं। बिल्कुल ही कंट्रास्ट किया, समर 21 में 0 कर दिए। लेकिन नाउ आई थिंक दिस इज द ट्रेंड दैट वी आर गोइंग टू सी। 25 से 30 जैसे इस अटेम्प्ट में आए हैं। तो मैं थोड़ा सा कहूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर टेस्ट करने का तरीका है तो शायद वो यही है। क्योंकि मैं तो खैर, जैसे मैंने कहा कि मुझे तो 20-22 साल हो गए इस सब्जेक्ट को पढ़ाते, पर मैंने स्टार्ट किया था ACCA में पढ़ाने से। अभी शायद हमारा उस तरफ का मामला जो मैं केस स्टडी का मामला है वो हमारा CFAP में, चूंकि MSA में एड्रेस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वी डोंट एक्सपेक्ट कि केस स्टडी आएगी। लेकिन ACCA में जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते था, मैं एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उधर 50 नंबर में से 45 से 50 लिखने का काम होता था। रिपोर्ट्स लिखवाई जाती थी कि जो आप कैलकुलेशन फिजिबिलिटी बना रहे हो, क्योंकि आपने फिजिबिलिटी बनाई वो तो कॉम्प्लेक्स इतना बड़े टेबल में डाटा आ गया। जब आपने बोर्ड को प्रेजेंट करनी है फिजिबिलिटी तो इट हैज टू बी इन द रिपोर्ट शेप, तो रिपोर्ट लिखवाई जाती थी वहां पे। तो ये एग्जामिनर भी थोड़ा उस तरफ हमें लेके जा रहा है। रिपोर्ट पे तो भी नहीं लाया, लेकिन की कैलकुलेशन की एक्सप्लेनेशन, कि भाई आपने कैलकुलेशन कर दी है, अगर आपने किसी को समझाना है तो एक्सप्लेन भी करो इसको। रिपोर्ट में आप कैलकुलेशन की एक्सप्लेनेशन शामिल करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन हमारे इसमें यहां पे आती जा रही हैं चीजें। जैसे इसके रेफरेंस से हम टॉपिक तो नहीं डिस्कस करें, लेकिन मैं रिसेंट अटेम्प्ट का जो पेपर है इसकी रिक्वायरमेंट्स जस्ट टू हाईलाइट आपकी इसकी अटेंशन को यहां पे लाने के लिए कि भाई कैसे है। जैसे ये सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ इसमें थ्योरेटिकल एरिया सिर्फ हाईलाइट करने के लिए पेपर लेके आया हूं। अब ये देख लीजिए, ये दो पेजेस पे एक क्वेश्चन आया है। पहला हमारा 19 और 6 24 नंबर का। इसकी रिक्वायरमेंट्स देखिए जी, डिस्कस, एक्सप्लेन, कैलकुलेशन ही चाहिए भाई। मतलब ये 11 नंबर स्ट्रेट है पहले सवाल में, 25 में से 11 नंबर थ्योरी है। उसने बता दिया कैलकुलेशन आर नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ डिस्कशन है और एक्सप्लेनेशन है। तो आपको डिस्कस का मतलब पता होगा, एक्सप्लेन का मतलब होगा, पता होगा, तभी इन सवालों का जवाब दे पाओगे। तो कोई बता सकता है बाद में एक्सप्लेन और डिस्कस में क्या फर्क है? बाकी छोड़ दो, आगे क्या लिखा है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना हो, किसी टॉपिक को डिस्कस करना हो, व्हाट इज द डिफरेंस? जी कौन बताएगा? पता होना चाहिए।
एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बताया आपने। एक्सप्लेन का मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट को उसको एलैबोरेट करें, मे बी डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल भी दे दो, कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट करना है। और डिस्कशन का मतलब प्रोज एंड कॉन, एडवांटेज डिसएडवांटेज साथ लेके आओ। तो आपको लिखने का यहां पर उसने कहा जी 11 नंबर इस सवाल में लिखने के हैं। आगे चलिए दूसरे सवाल में जाते हैं। स्टार्टिंग ही एक्सप्लेन से है, एक्सप्लेन द मीनिंग। पार्ट बी, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, जो मैंने अभी टर्म थोड़ी देर पहले आपसे बोली थी। ये लीजिए जी 10 नंबर ये भी हो गए, 21 नंबर तो 2 सालों में यहीं पे पूरे कर दिए उसने, स्ट्रेट वे लिखने का काम है ये, ठीक है। तो इट्स नो मोर कैलकुलेशन। मुझे बल्कि जुमला याद आ गया, एसीसी का एग्जामिनर लिखता होता था जुमला, क्योंकि मैंने बोला ना वहां तो 45-50 नंबर थ्री के होते थे। तो वही जुमला यहां पे भी आने वाला है कि स्टूडेंट्स विल हैव टू राइट फॉर देयर सक्सेस। पास वो बच्चा होगा जिसको लिखना आता होगा, और लिख वो सकेगा जिसको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। सिर्फ 10 सवाल कर लिए एक टॉपिक पे तो उस टॉपिक के आप एक्सपर्ट नहीं होगे कि उस पर आप कमेंट्री दे सको। कमेंट्री देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ओनली कैलकुलेशन इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। नाउ बड़ी क्लियर इंडिकेशन यहां से नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है कि दिस इज अ गुड पेपर स्टाइल जो कि एग्जामिनर यहां पे सेट कर रहा है नई स्कीम के आने के बाद। और बाय द वे भी मैं इस चीज को एलैबोरेट नहीं कर रहा, लेकिन इसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, लेकिन एक बिल्कुल ब्रीफ हिंट आपको दे देता हूं कि अब एक एक सवाल में 3-3 टॉपिक टच हो रहे हैं। पहले सवाल आते थे एक सवाल एक टॉपिक पे एक पूरा सवाल दे दिया, अब वो भी यहां पे नजर आएगी। मैं अभी जब पेपर स्ट्रक्चर पे इसका पास्ट पेपर एनालिसिस शेयर करूंगा तो यू विल सी कि एक क्वेश्चन नंबर 3 टॉपिक में आपको नजर आ रहा होगा, कभी एक क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक पे नजर आ रहा होगा आपको, भैया इस क्वेश्चन से यहां पे भी नंबर आए हैं, इस टॉपिक में नंबर आए हैं। तो पास्ट पेपर एनालिसिस भी आपसे शेयर करेंगे, वहां पे भी आप देखिएगा अभी। तो एनीवेज आगे चलते हैं जी। ये तो डिटर्मिन है, ये तो शायद कैलकुलेशन है, एडवाइस है, ये भी कैलकुलेशन के साथ ही एडवाइस है, ये तो हमारी थ्योरी नहीं है। तो चलें अभी तो स्ट्रेट वे 21 नंबर तो स्ट्रेट वे थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं जी। यहां पे एक्सप्लेन अनदर एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन। तो चले हम कह सकते हैं शायद 14 में 2-3 नंबर एक्सप्लेनेशन के होंगे, बाकी ज्यादा मार्क्स कैलकुलेशन की शायद हो। यहां पे नॉट मोर देन 2-3। अगेन एक्सप्लेन हाउ द कंपनी कैन प्रोडक्ट अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट राइज, ये टोटल थ्योरी है। 25 नंबर तो यहां तक टोटल, ये टोटल थ्योरी है। 25 तो ये पूरे हो गए थ्योरी के, इसमें से 2-3 नंबर शायद सकता थ्योरी हो, 1 या 2 अभी हमें नहीं पता, मार्किंग स्कीम आएगी तो पता लगेगा। आगे चलिए, एडवाइस on the practical matter that should be considered when deciding on whether the dividend should be paid. Advice on the practical matters, ये भी थ्योरी है जी मेरे हिसाब से। शायद एक आध नंबर की कैलकुलेशन भी बीच में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन मेनली ये थ्योरी है। मैटर्स पे एडवाइस कीजिए, और वही बात वही है जो मैं अभी कहा था, डिविडेंड का डिसीजन, वेदर डिविडेंड शुड बी पेड। तभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था ना कि डिविडेंड पे करेंगे तो हमारी फाइनेंसिंग नीड बढ़ जाती है, डिविडेंड ना पे करें प्रॉफिट रिटेन करें तो डिविडेंड हमारी फाइनेंसिंग नीड कम हो जाती है। इस तरह के और फैक्टर्स भी आएंगे। तो बहर ये आपके यहाँ पे भी ये भी थ्योरी आ गई। नंबर 4 पे आओ, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशन। चलो 2 नंबर थ्योरी 2 नंबर न्यूमेरिकल होंगे, लेकिन थ्योरी साथ साथ चल रही है। एडवाइस मोर सुटेबल सर्कमस्टांसेस, सॉरी विच मॉडल मोर सुटेबल टू इट्स सर्कमस्टांसेस। इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये कैलकुलेशन है, इसको छोड़ दें। लास्ट क्वेश्चन, डिटर्मिन एक्सप्लेन विद कैलकुलेशन। अगेन 1-2 नंबर एक्सप्लेनेशन के होंगे। एस्टिमेट वैल्यू है, डिटर्मिन वेटेज है, वो कैलकुलेशन है। तो सेफली मैंने 25 से 30 कहा, तो मैंने बड़ा कंजर्वेटिव एस्टिमेट कहा, शायद इसको मैं 28 से 32 भी कह सकता था। इसको मैंने बड़ा कंजर्वेटिव 25 से 30 रखा हुआ है, इसको 28 से 32 भी शायद कहा जा सकता था। तो मैं दोबारा आपको इस तरफ लेके आता हूं कि यू विल हैव टू राइट फॉर योर सक्सेस नाउ। इट्स नॉट नो मोर कैलकुलेशन बेस्ड पेपर। इसमें अब थ्योरी आ रही है, और थ्योरी रटे वाली नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाली है कि आपको एक कॉन्सेप्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, उसकी कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर पाओगे, और कोई रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने की आप में एबिलिटी होगी, तो ही आप एक्सप्लेन कर सकोगे अपनी कैलकुलेशन को, उन पे कमेंट कर पाओगे। So it's not going to be a surgery paper. It is going to require in-depth knowledge of the subject. तो इंशाअल्लाह हम इसको इसी अंदाज में क्लास में कवर भी करेंगे, डिस्कशन भी होगी साथ साथ, टॉपिक्स के पर समझते हुए भी और पास पेपर्स करते हुए भी इंशाअल्लाह। आई विल ट्राई कि मैं आपको इन डेप्थ नॉलेज इसका एक्सप्लेन कर सकूं। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा था पास्ट पेपर्स का ग्रिड भी हमारे सामने आएगा।
तो हमारे सिलेबस को एग्जामिनर ने 3 ग्रिड्स में डिवाइड किया हुआ है। ये नई स्कीम जब आई उसमें ये ग्रिड डेवलप किए गए। पहले कुछ ग्रिड और अंदाज में होते थे, लेकिन रीस्ट्रक्चर किया गया इनको। एक बिजनेस अप्रेजल एंड सिक्योरिटीज का सेक्शन है, 40 to 60 मार्क्स, मतलब 2 से 3 सवाल यहां से आ सकते हैं। इसमें बिजनेस अप्रेजल का रेफरेंस है, इसमें 2 अप्रेजल डिसीजन आ जाते हैं जो कंफर्म क्वेश्चन का हिस्सा होते ही होते हैं। एक नए प्रोजेक्ट की अप्रेजल और एक किसी बिजनेस को खरीदने की अप्रेजल। जैसे मैंने कहा बिजनेस कोई चलता हुआ कारोबार खरीद रहे हैं तो वो भी एक अप्रेजल का पॉइंट ऑफ व्यू है, वैल्यूएशन उसकी करने को कहा जा सकता है। और एक नया कारोबार स्टैब्लिश करना है तो भाई घी की लगाएं फैक्ट्री या सीमेंट की लगाएं, कौन सा फीजेबल है। ये दोनों अप्रेजल के एस्पेक्ट है। तो ये हमारे पास बिजनेस अप्रेजल एंड सिक्योरिटीज का एस्पेक्ट। इस पे 2 कंफर्म क्वेश्चन नॉर्मली हमें आते हैं। 40 से 60 नंबर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि दोनों जगह लगभग सेम ग्रिड में है कि अपने आप जब से स्कीम ग्रिड दी है ना, तो ये मैं कहूंगा कि 99% ग्रिड को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। यहां पे आप देख सकते हैं 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको, साथ एक कंपोनेंट भी आ गया। यहां पे भी देख सकते हैं 2 आपको क्वेश्चन फुल फ्लेज नजर आ रहे हैं, साथ एक कंपोनेंट भी आ गया। लगभग वही स्टोरी है जो पीछे थी। तो 2 क्वेश्चंस यहां से फुल फ्लेज आने ही आने हैं, तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा, तीसरा कंपोनेंट आ रहा है। तो ये दोनों अटेम्प्ट्स में हमें ये चीज यहां से परसिस्टेंट नजर आ रहा है ट्रेंड। टॉपिक्स क्या डिटेल में बाद में जाएंगे, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि भाई हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये ग्रिड बी है, कैपिटल, जो मैंने कहा था वो ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन दोगे या आपके फाइनेंसिंग डिसीजन है। कैपिटल एंड इट्स सोर्सेस, इसमें कैपिटल के सोर्सेज के साथ साथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट भी आ जाता है, जिसमें कैपिटल के सोर्सेज की कॉस्ट कैलकुलेशन भी आ जाती है, वो भी यहां पे कवर हो रही होगी। तो जनाब 25 से 30 का मतलब एक क्वेश्चन और एक कंपोनेंट शायद, क्योंकि 25 से ऊपर तो क्वेश्चन नहीं जा सकता, तो क्वेश्चन के साथ कंपोनेंट अटैच होगा। तो अब यहां पे देखिए तो भाई एक क्वेश्चन 2 कंपोनेंट, 32 मार्क्स आए हैं। 25 से 30 कहा था, 32 नंबर आ गए। इतनी वेरिएशन एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है कि जो रेंज है इसे 10% प्लस माइनस हो सकते हैं, मतलब 25 का 22 भी हो सकता है, 30 का 33 भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिनली नजर आया, इधर थोड़ी सी ज्यादा वेरिएशन होगी, बट दिस इज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे एक फुल क्वेश्चन है, 2 कंपोनेंट्स हैं। इधर देखिए एक शायद फुल क्वेश्चन है और 1, 2, 3 सवालों में नथी हुआ हुआ जाके ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 टिपिकली इस टॉपिक पे है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट इधर है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट इधर है, क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट इधर है। तो एक टॉपिक आपका 4 सवालों में टच हो गया। ठीक है जी। तो आप यहां से देख सकते हैं कि पेपर सेटिंग कितनी कंप्रीहेंसिव वे में की जा रही है। एग्जामिनर आपको कोई रूम, वैसे तो सीए में जब सिलेबस इतना डिफाइंड नहीं भी होता था तो पास होने का तरीका यह भी कंप्रीहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस करनी है अगर पास होना है। तो कोई सिलेक्टिव स्टडी का रूम नहीं होता था पहले भी हमारे पास, अगर हमने कॉन्फिडेंस से पास होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो माशाल्लाह मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस फेज से गुजरे हैं और माशाल्लाह उस किस्मत के साथ गुजरे, जैसे मैं गुजरा था उससे बेहतर से गुजरे होंगे गालबन। लेकिन मेरे ज़माने में जितनी हमारे पास सोर्सेज थे, जितनी सपोर्ट थी, उस ज़माने में विदाउट फेलियर सीए पास करना वाकई एक अनोनी सी बात होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अमंग्स्ट दो स्टूडेंट जिन्होंने उस ज़माने में 90s में, ऑल्दो लेट 90s ही थे, लेकिन विदाउट एनी फेलियर पूरा सी एग्ज़ाम सारे पास किए थे। उसके बाद मेन उसका जो मेरा एक टारगेट होता था, मैं कभी सिलेक्टिव नहीं होता था, कंप्रीहेंसिव कवरेज। और उसमें आई कीप ऑन टेलिंग यू कि मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखता था। तो बहरहाल आप यहाँ से देख सकते हैं दूसरी ग्रिड। तीसरी ग्रिड मैंने अभी अपनी डिस्कशन में आपके साथ डिस्कशन में शामिल नहीं की थी, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो आप करते आ रहे हो, IFRS में अब तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है रिस्क मैनेजमेंट। आखिरी नोट बनाते हो कहीं जाके जिसमें मार्केट रिस्क, प्राइस रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट रेट रिस्क, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग दोज रिस्क। उन रिस्क को बिजनेस में मैनेज कैसे किया जाता है, उसका रिपोर्टिंग साइड तो आपने देखी भी है, लेकिन हम इसकी मैनेजमेंट भी यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये फाइनेंशियल रिस्क है वो कैसे मैनेज किया जाता है। 25 से 30 अगेन एक फुल क्वेश्चन और एक कंपोनेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक फुल क्वेश्चन ही है और यहाँ पे क्वेश्चन के साथ एक कंपोनेंट भी है। तो ये है जी कहानी हमारे सिलेबस की और पेपर स्ट्रक्चर की, कैसा पेपर आने वाला है जी। यहां तक अगर किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल आया हो। सर कुछ पेपर्स होते हैं उनका सर कहते हैं कि टाइमलाइन इतना नहीं था कि उसको कवर किया जा सके, पेपर रह जाता है। तो बीएफटी के बारे में क्या कहेंगे कि ये
टाइम 3.25 घंटे में पेपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बेटा एक चीज़ जो ध्यान में रखिए कि पेपर सेटर जब पेपर बनाता है उसके जहन में यह नहीं होता कि बच्चा 3 घंटे 15 मिनट में 100% पेपर अटेम्प्ट कर ले। जो पेपर सेटर के जहन में कैलकुलेशन होती है वो ये होती है कि एक एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चा एग्जाम में अगर अबव एवरेज परफॉर्म करे तो वो 50+ मार्क्स ले ले। ये जरा चीज जहन में रखना। पेपर इसलिए नहीं बनाया गया कि आप 3 घंटे 15 मिनट में 100 का पूरा करके आओगे और 100/100 लेके आओगे। पेपर इस तरह बनाया जाता है कि 3 घंटे 15 मिनट में एक एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चा अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे के सुकून से 50+ नंबर ले सके। और 50+ नंबर लेने के लिए पूरा पेपर परफेक्ट करना जरूरी नहीं होता। मतलब मैंने परफेक्ट की बात मैं यहाँ पे अभी तो खैर थ्योरी आनी शुरू होगी ना, थोड़े से डायनेमिक्स बदल गए हैं। जैसे मैंने कहा इससे जरा पीछे चले जाओ तो 95% न्यूमेरिकल होता था। हिस्ट्री की यही थी, 3-4 साल पीछे जाओ तो 95% न्यूमेरिकल होता था। तो 95% न्यूमेरिकल में तो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे भी गुजरे हैं जो 60s में अटेम्प्ट करके और पास हुए में। मैथमेटिक्स है ना भाई, एक्यूरेसी हाई हो तो पास हो जाता है। मतलब पूरा पेपर करके पास होना तो बड़ी दूर की बात है। 60s में पेपर करके पास हुए हैं, 70s में पेपर करके पास हुए हैं। ठीक है, तो कैसे पेपर पे मजीद बाद में करेंगे, लेकिन बेसिक अंडरलाइन मैंने आपको दे दी। 3.25 घंटे में 100% पेपर करना, ये एग्जामिनर ने पेपर ऐसे नहीं बनाया। ठीक है, पेपर पास करने के लिए बनाया गया है कि एक एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चा स्लाइटली अबव एवरेज परफॉर्मेंस दे अगर एग्जाम में तो सुकून से 55-60 नंबर ले लेता है। बेटा एग्जामिनर जो मर्जी सोचता रहे, उसने तो आपके क्वेश्चन को मार्क करने हैं। जितने नंबर बनेंगे टोटल करेगा, लिख देगा भाई इस बच्चे के इतने नंबर बनते हैं। आप बेशक 51 में से 50 ले लो, आपको फेल नहीं करेगा वो। ठीक है, लेकिन 51 में से 50 लिए जाते नहीं है, क्योंकि पेपर में कॉम्प्लेक्सिटी इतनी डाली जाती है कि आपने पूरा सिलेबस तैयार भी किया। आपका क्या ख्याल है, आपने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया होगा, परफेक्ट तैयार कर लिया होगा तो पेपर भी परफेक्ट कर पाओगे आप। एग्जाम प्रेशर तो अपनी जगह ना भाई, पेपर तो बनाया ही इसलिए लिए कि 100 नंबर का हो सके एग्जाम में। तो एग्जाम में तो पेपर आपसे कुछ ना कुछ गलतियां भी होनी है, कुछ ना कुछ छूटना भी है, कुछ ना कुछ आपको सेगमेंट नहीं आते होंगे, कुछ ना कुछ गलतियां भी करोगे, कुछ ना कुछ टाइम की मिसमैनेजमेंट भी आपसे होगी। वो तो सब कुछ होना है, इनएविटेबल है। ठीक है, वो तो इनएविटेबल है। तो आपको जी मैं सेलेक्टिव हो जाऊंगा और फिर भी पास कर पाऊंगा, तो भाई सेलेक्टिव हो जाओगे तो एरर रेट इन सबको इनकॉर्पोरेट करोगे तो शायद आप 50 टच ना कर पाओ। आप कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करो, कंप्रीहेंसिव परफॉर्मेंस दो एग्जाम में, देन यू कैन बी रिलेटिवली कॉन्फिडेंट कि भाई अब इंशाअल्लाह रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है जी, किसी और स्टूडेंट के ज़हन में कोई और सवाल? अच्छा जी, अब सिलेबस की बात करें। सिलेबस में हमारी मेन जो क्लास में चीज़ यूज़ होनी है वो ये टेक्स्ट बुक है। ये इसमें नोट्स भी हैं, राइटअप, थ्योरेटिकल राइटअप भी है। ये आपको कॉलेज से भी अवेलेबल है, वहीद बुक हाउस जो है पब्लिशर इसके, वहाँ से भी अवेलेबल है। ऑनलाइन भी डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। इसमें थ्योरेटिकल राइटअप भी है, इसमें बेसिक इलस्ट्रेशंस भी हैं और इसमें पास पेपर क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक, तकरीबन 2008 से लेकर 2021 तक हमने एंड तक कवर किए हैं। 2022 के बस पेपर जो है 2 अटैम्प्ट वो इसमें शायद मिसिंग होंगी, लेकिन 2021 एंड तक इसके पेपर भी कवर्ड। तो अगर आप 2 अटैम्प्ट साथ डाउनलोड करके अटैच करेंगे तो आपका कंप्रीहेंसिव ये पैकेज कंप्लीट होता है। हम टॉपिक्स पढ़ भी इसी अंदाज में रहे होंगे क्लास में। हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हर टॉपिक के डिस्कस किया करेंगे, फिर उसकी बेसिक इलस्ट्रेशन से उसके जो कॉन्सेप्ट है उसकी बेस बिल्ड करेंगे, और हर टॉपिक के एंड पे उसके कुछ की पास पेपर क्वेश्चंस भी किया करेंगे, ताकि एक टॉपिक को क्लोज करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। आपके पास इसके अलावा आईकैप की टेक्स्ट बुक एज रेफरेंस होनी चाहिए। सॉफ्ट फॉर्म में अब तो मिल जाती है, उसको रेफरेंस बुक के तौर पर रखिए। आईकैप की प्रैक्टिस बुक एज रेफरेंस बुक अपने पास रखिए। वैसे तो इसके क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के काफ़ी ज़्यादा तो ओवरलैपिंग होंगे, लेकिन उसके अलावा कह सकते हैं कि इसमें आपको 20-30% क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मिल सकते हैं। आपको कुछ बेसिक लेवल, कोई मे बी एडवांस लेवल, तो आपको कुछ एडिशनल मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। ये आपकी रेफरेंस बुक के लिए पड़ी हुई आपके पास कि अभी आपने क्लास अटेंड की, घर जाके नोट्स पढ़े आपने, यहाँ से इलस्ट्रेशन रीडू की, किसी जगह आपको लगा कोई टॉपिक ट्रिकी है, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत है, तो ऑलवेज रीड, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा।
रीडिंग इज द की टू लर्न कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। हमारा स्टूडेंट कहता है जी प्रैक्टिस इज द की टू लर्न कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। यस, प्रैक्टिस इज हेल्पफुल बट विदाउट रीडिंग इट मे नॉट सपोर्ट यू। पहले आपको, क्योंकि आपके जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं उनके पीछे कुछ थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर वो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है। मैथ हम बचपन से करते आ रहे हैं, टीचर हमें पढ़ाते थे, पहले मैथ का कोई प्रिंसिपल समझाते थे, फिर उसकी कैलकुलेशन करवाते थे। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं रटनी, हमने प्रिंसिपल सीखने हैं और उन प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन पे कमांड हासिल करनी है, ठीक है। क्योंकि हमें प्रैक्टिस करने से सिमिलर क्वेश्चन करने के एक्सपर्ट होते हैं, अनसीन क्वेश्चन के एक्सपर्ट नहीं होते। उस पर भी हम मजीद बात करेंगे। और इसके अलावा शायद में भी कुछ फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि इवॉल्व हो रहा है अभी नई स्कीम में पेपर स्ट्रक्चर, तो उसकी इवॉल्व होने के साथ शायद मैं हर सेशन में ही, जब तक ये पूरी तरह स्टैब्लिश नहीं होता पेपर स्ट्रक्चर, हमें कुछ एडिशनल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो कुछ एडिशनल क्वेश्चन आई विल बी शेयरिंग विद यू इन द शेप ऑफ सप्लीमेंट, और क्लास में भी उनकी प्रैक्टिस में हम अपने कुछ क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है उनसे हम कुछ जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, जो मैं कहूँ कॉम्प्लेक्स इन द सेंस के जैसे रिसेंट ट्रेंड से हमें पता लग रहा है कि मल्टीपल टॉपिक्स मिलकर क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। पास पेपर्स में शायद हमें इस तरह के क्वेश्चन कम मिलेंगे, ICAP के पास पेपर्स में हमें इस तरह के इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हमें कम मिलेंगे, लेकिन ACCA में हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। तो आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चन फ्रॉम देयर, जो कि हमने पहले क्लास में नहीं डिस्कस किया पिछले सेशन में, इस सेशन में ऐड करेंगे। तो ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ बच्चे पिछले सेशन की वीडियोस के थ्रू में फॉलो कर रहे होंगे, तो वो जो एडिशनल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वी विल मेक देम अवेलेबल इन देयर पोर्टल। तो ये जनाब हमारे मटेरियल की बात होगी। क्लास में ये बुक आपको रेगुलरली लानी पड़ेगी, क्योंकि इससे हम क्वेश्चंस को फॉलो कर रहे होंगे। अप्रोच के बारे में मैंने आपको वैसे बता दिया कि हमें इसी तरह ही चलना है कि हमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पहले सीखने हैं, फिर इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने इलस्ट्रेशंस परफॉर्म करनी है, और फिर हमने इसके कंप्रीहेंसिव एग्जाम लेवल क्वेश्चन करने हैं। ये जी पैटर्न है जिसको हम फॉलो कर रहे होंगे एग्जाम में, और इसी अंदाज में आपको अपनी रिवीजन को भी लेके चलना है। सर जैसे आप अभी कह रहे थे कि 2008 से लेके 2021 तक के क्वेश्चन हैं, और जैसे ट्रेंड जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस का आ रहा है जो डिस्कशन बेस्ड है। तो पीछे तो 95% कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो उनकी इंटरप्रिटेशन तो हम नहीं कर रहे होंगे प्रैक्टिस में, हम तो प्रैक्टिस में उनकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो आप समझते हैं कि इतना ज़्यादा 2008 तक पीछे जाना या किस हद तक जाना? बेटा दो चीज़ें हैं। आपने कहा कि हमारे पास पेपर्स हमें जो अब ट्रेंड आ रहा है लिखने का, उसमें इतने सपोर्टिव नहीं रहेंगे उनकी प्रैक्टिस करना। तो यस, लिखने वाले पार्ट के लिए दे आर नॉट सपोर्टिव। लेकिन मैंने आपको अगर अपनी डिस्कशन में जो चीज़ बताई कि लिखने वाले पार्ट पे पहुंचने के लिए आपको पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूमेरिकल चाहिए, ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स जनरली अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाने के बजाय रोट लर्निंग की तरफ चले जाते हैं BFD में। ये जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे आता है, मैं अभी आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड, दिमाग इस्तेमाल करने से लोग घबराते हैं, सोचने से लोग घबराते हैं। जो बच्चा सोचने की आदत डेवलप नहीं करेगा, वो बच्चा BFD के पेपर में शायद लंबे अरसे के लिए कैद हो जाएगा। मतलब मैं, चूंकि मेरे ज़्यादातर सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक्स के अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सोचने वाली बात करती है, और BFD भी सोचने वाली बात ही करती है। बेसिक असूल बता दिए जाते हैं, और फिर आप हालात देखते हो, सर्कमस्टांसेस देखते हो, उनके मुताबिक उन बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करना होता है, और देन आपने डिसीजन लेना होता है। अब मुझे एक बड़ी कांस्टेंट जो इशू फेस होता है BFD पढ़ाते हुए या मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाते हुए, बच्चे को बड़ी तरीके से कॉन्सेप्ट बताते हैं कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, बेसिक प्रिंसिपल है, फिर एक केस सामने लाया जाता है, ये बेटा देखो केस है, इस केस पे इस प्रिंसिपल को ऐसे अप्लाई करते हैं। बच्चे ने बात सुनी, उसके बाद अगला सवाल, सर हर दफा ऐसे ही करना होता है? मतलब आपको बता दिया आपको कि भाई आपने डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी फॉर एग्जांपल, और बच्चा कहे जी डेफर्ड टैक्स जब भी आए तो वो बस प्रॉफिट में से डिडक्ट ही कर देना होता है। तो अब इसका क्या जवाब दें उसको भाई कि भाई
2 घंटे लगा के कॉन्सेप्ट समझाया है, उसमें आपको बताया गया भाई कभी एक्सपेंस भी आ सकता है, कभी इनकम भी आ सकती है, तो ये डाटा है, इस केस में हमने एक्सपेंस निकाला है, तो अब हमेशा एक्सपेंस तो नहीं आएगा ना। आपने एक प्रिंसिपल बता दियागा, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करना सीखो ऑन द सिचुएशन। तो हमारा बच्चा सर हमेशा ऐसा ही करना ना, हमेशा ये एक्सपेंस ही होगा ना, हमेशा डिडक्शन ही करनी है ना, हमेशा ऐड ही करना है ना, इस पे आ जाता है कि भाई हमेशा का वर्ड उसको मैं जहां पे कह दूंगा वो मेरा जो सोचने से जान छूटी, अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। जब ये सवाल लिखा आएगा डेफर्ड टैक्स डिडक्ट कर दूंगा मैं, कटौती डाल दूंगा मैं, सोचने की जरूरत नहीं मुझे कि भाई ये एक्सपेंस है या इनकम है। तो ये एक चैलेंज है जो सबसे बड़ा इस सब्जेक्ट में रहता है कि हमारा स्टूडेंट चाहता है जी मेरी सोचने से जान छुड़ा दो, और अनफॉर्चुनेटली पीछे कुछ सब्जेक्ट भी ऐसे आ जाते हैं, कुछ हमारे टीचर भी ऐसे होते हैं जो इस तरफ बच्चों को पक्का कर देते हैं कि भाई रटा लगाओ निकल जाएगा, कोई बात नहीं, देर से निकलेगा निकल जाएगा। लेकिन ये सब्जेक्ट जो बच्चा रट्टे पर चलेगा ना, वो बहुत देर से और शायद पास करे, ठीक है, जो रट्टे पर चलना चाहेगा। तो मतलब इट मे टेक, इस लेवल पे जो बच्चा फंसता है ना, एक एक सब्जेक्ट को लेके मैंने 3-3, 4-4 साल बच्चों को लगते देखा है मैंने, एक एक सब्जेक्ट को लेके कि ये सब्जेक्ट रह गया, कौन सा जी BFD का, कौन सा जी मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कितने साल हो गए जी, कितनी अटेम्प्ट होगी जी, 6 अटेम्प्ट होगी, 7 अटेम्प्ट होगी, पास नहीं हो रहा। क्यों? ट्रैक ही गलत पकड़ा हुआ है, रट्टे वाला ट्रैक पकड़ा हुआ है, एप्लीकेशन वाला सोचने वाला ट्रैक ही नहीं पकड़ा हुआ। तो ये इशू हमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने रहने वाला है, इस पर हम काम करेंगे। कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हमें पास्ट पेपर्स यस राइटिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है उसमें हमारे लिए यकीनन हेल्पफुल रहेंगे, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उसकी स्किल डेवलपमेंट करने में बिल्कुल हेल्पफुल रहेंगे। राइटिंग के लिए हमें पहली चीज रीडिंग की हैबिट डालनी है, नोट्स पढ़ने हैं और किताब पढ़नी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फिर राइटिंग की बात है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि मैं क्लास में तो जब मैं कॉन्सेप्ट कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूं तो मैं इसका सारा, अगर हमसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगे तो मैं वो एक्सप्लेनेशन क्लास में आपसे डिस्कशन में शेयर कर रहा होता हूं कि भाई ये आंसर है, ये हमें क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है, कैसे बता रहा है। लिखना नहीं होता सवाल में हमने वहां पे, क्योंकि उसने सिर्फ कैलकुलेशन मांगी होती है अक्सर हमसे सवालों में। तो लेकिन आई विल बी शेयरिंग विद यू द कॉन्सेप्ट्स, लॉजिक और इसकी एक्सप्लेनेशन। तो सिर्फ एक राइटिंग प्रैक्टिस रह जाएगी, तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लाएंगे क्लास में, जैसे मैंने कहा कि ACCA से मुझे वहाँ पे तो हमें एक एक सवाल, जैसे मैंने कहा एक जो पेपर 100 में से 45 से 50 लिखने का होता था, तो ऐसे ही होते थे, 25 नंबर का पेपर है, 10 नंबर लिखना, 15 नंबर कैलकुलेशन। तो हम वहाँ से कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें आपको लिखने का काम भी मिलेगा, या यू विल लर्न, यू विल सी हाउ सच क्वेश्चंस आर, सच आंसर्स आर रिटन। आपको वहाँ से हम इंशाअल्लाह उस पर भी गाइडेंस मिलेगी। अच्छा जी, अब हमें इस सब्जेक्ट को लेकर चलना कैसे है। पहले लर्निंग है आपकी, फिर रिवीजन है, फिर प्रैक्टिस है, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम टेक्निक्स हैं। इन सब चीज़ों पे आप काम करेंगे तो ही आप इस सब्जेक्ट को आसानी से पास कर पाएंगे। मतलब CFAP के बेटा सारे सब्जेक्ट ना चैलेंजिंग हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और CFAP के किसी भी आप सब्जेक्ट में किसी भी लेक्चर से पढ़ लो, दे कैन ओनली प्रोवाइड यू गाइडलाइन कि भाई ये रास्ता है, ये तरीका है, इस तरह चलना है। आपका पर्सनल होमवर्क का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। मे बी जैसे अगर मैं थोड़ा रिलेट करना चाहूं, जैसे, लेकिन बात तो क्लियर है कि आप लोग CFAP में कोई नए थोड़ी हो, पहले पढ़ बैठे हो, बट यू शुड अप्रिशिएट जो मैं बात कह रहा हूं कि कैफ में शायद आपकी सक्सेस में टीचर का रोल कोई 60, 70, 80% हो जाता था, उसके क्लास वर्क का रोल। क्लास में जो टीचर ने काम करवाया वो 60, 70% तक आपकी सक्सेस में रोल प्ले कर जाता था, अगर आप उसको 20, 30, 40% घर से सपोर्ट कर दो। यहां पे ये रेशियो बिल्कुल रिवर्स होने वाली है। यहां पे जितना मर्जी टीचर आपको गाइडेंस दे दे, वो 30% से ऊपर शायद आपके काम नहीं आने वाली। 70% काम आपका है उस गाइडेंस को लेके आगे चलना। अगर आप कहो कि जी मैं क्लास में आ गया हूं, मैंने सर की शक्ल देख ली है, तो वो तो भी तस्वीर भी दे सकता हूं मैं आपको, उस वीडियोस भी मिल जाती हैं, वो तो आपको कहीं पे देखोगे मिल जाएगी। तो फिल्म देखने से यहाँ पे ये पेपर नहीं पास होने वाला। इस फिल्म में जो आपको गाइडेंस दी जाए, जो रहनुमाई दी जाए, जो आपको तरीक़ाकार डूज एंड डोंट्स बताए जाएँ, उनको प्रैक्टिस में लाना है, उनको इम्प्लीमेंटेशन में लाना है। जितना बेहतर तरीके से लाओगे उतना आसान हो जाएगा सब्जेक्ट पास करना। लेकिन जितना टाइम लोगे
इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में, क्योंकि ये चीज़ें में रखिए कि यू मे कम अक्रॉस, मैं डिफरेंट आपको मेथोडोलॉजीज बताऊंगा लर्निंग के, रिवीजन के, प्रैक्टिस के, जिनसे आप हो सकता है एग्री ना करो। आई विल अप्रिशिएट कि अगर आपको डिसएग्रीमेंट है उनसे, क्वेश्चन करो मुझसे, डिस्कस कर लो उनको, क्योंकि ये चीज़ें में रखना, जो चीज़ मैं बताऊंगा वो आपके फायदे की चीज़ है। और उसको अगर आप अपनी जजमेंट के ऊपर छोड़ दोगे, नहीं यार ये मुझे नहीं हजम हो रही, छोड़ देता हूं मैं इसको, तो यू मे सफर। इसलिए अगर किसी चीज़ पे कोई इतराज़ है मेरी एडवाइस पे, तो मुझसे डिस्कस कर लेना। हो सकता है मैं उसकी रैशनल लॉजिक दे के आपको कन्विंस कर लूँ, क्योंकि मेरा दिल चाहेगा कि मैं जो चीज़ें बताऊँ आपको, उनको आप सीखिए, उनको अडॉप्ट कीजिए, उन पर अमल कीजिए और एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कीजिए और पहली टर्म में BFD को पास कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर अटेम्प्ट में देर आर दसियों स्टूडेंट जो फर्स्ट टर्म में BFD आसानी से पास करते हैं। और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जो बच्चा फर्स्ट टर्म में BFD मेरे पास आके पढ़ लेता है, वो बड़ी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि वो फ्रेश माइंड होता है। ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो फ्रेश माइंड पे फ्रेश अप्रोच लेके चल पड़ेगा, और जब चलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो जाता है। और जो बच्चा गलत ट्रैक पे चल के आ जाता है, उसको पहले पिछली लर्निंग अनडू करनी पड़ती है, अनडू करके फिर नई लर्निंग को रीलर्न करना, इट टेक्स एट टाइम्स मोर टाइम। तो बहरहाल आपको तमाम लेक्चर्स सुनने हैं और नोट्स और किताब को पढ़ना है और बेसिक इलस्ट्रेशन से इनको कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करना है प्रिंसिपली। स्टडीज में आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि आप लेक्चर सुनते रहोगे और अच्छा ये भी ध्यान में रखना, रोज का लेक्चर सुनते रहे और चलते चलते 3 महीने बाद, कितने महीने चलना है हमारा कोर्स वैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने चलना है, कि 4 महीने लेक्चर सुनते रहे और उसके बाद ये आप पढ़ने बैठते हैं, आप तैयारी करते हैं। ये चीज़ भी ध्यान में रख लें। बाय नाउ मैं फिर बार बार कर, आप नए बच्चे नहीं हो, यू आर माशाल्लाह वेरी सीनियर, मतलब हम कह सकते हैं सीनियर मोस्ट बैच होता है BFD में जब बच्चे बैठते हैं, या चलो सेकंड लास्ट अटैम्प्ट होती है, लास्ट या सेकंड लास्ट अटैम्प्ट में आप बैठे होते हो। अब MSc के आने की वजह से सेकंड लास्ट अटैम्प्ट नॉर्मली अक्सर बच्चों की बन जाती है। तो इस लेवल तक आपको पता होना चाहिए कि CA में आपको पहले दिन, जिस दिन क्लास शुरू हुई उस दिन से आपकी तैयारी शुरू होनी चाहिए अगर आप पास होना चाहते हो। यू डोंट वेट के कोर्स खत्म होगा मैं फिर पढ़ूंगा, तो आप ऐसा चल नहीं सकते, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ब्रेड्थ भी है और डेप्थ भी है। और ब्रेड्थ ज्यादा हो, उसको कवर करने के लिए यू नीड मोर रिविजन्स। मतलब एक दफा पढ़ना काफी नहीं है, 3-4 दफा रिवाइज करना पड़ेगा सिलेबस, आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, बेसिक इलस्ट्रेशन से गो थ्रू करना पड़ेगा 3-4 दफा। ओनली देन यू विल बी एबल टू ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट एंड रिटेन द कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आज पढ़ा तो कल शाम तक आओगे भूल चुके होगे। चलो आज पढ़ा कल नहीं भूले तो परसों तक भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं किया तो, क्योंकि हमने तो आगे चलते जाना है। कुछ ना कुछ चीजें कनेक्ट होती जाती हैं, हर चैप्टर एंड पे सवाल करते हैं, काफी चीजें कनेक्ट हो जाती हैं, रिवाइज हो जाती हैं, लेकिन अगर आपका पर्सनल होमवर्क साथ साथ रिवीजन का नहीं चल रहा तो यू विल बी लॉस्ट। तो आपको साथ साथ चीजें लेकर चलनी पड़ती हैं ताकि आपकी ग्रैस्प रहे कॉन्सेप्ट पे। फिर मैंने कहा सिर्फ ब्रेड्थ नहीं है, ब्रेड्थ है रिवीजन से कवर होगी, बार बार रिवीजन से कवर होगी। शायद आपको डेली का काम डेली करने की जरूरत है, शायद आपको वीकेंड पे एक वीक के काम को सेकंड व्यू देने की जरूरत है, शायद आपको मंथ एंड पे थर्ड रिव्यू करने की जरूरत है। क्विक रीडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, क्विक रीडिंग ऑफ द प्रिंसिपल जो सीखे हमने किसी टॉपिक पे, मंथ एंड पे करो, ताकि जब सिलेबस खत्म हो 4 महीने बाद तो आप पूरे सिलेबस की बेसिक्स की ग्रिप के साथ एंड में दाखिल हो। आप में तो कोई हाफिज है? हाफिज है कोई यहाँ पे? हाफिजों का ना एक तरीका होता है पढ़ाई का, एक होता है सबक, एक होता है सबकी, एक होती है मंजिल। सबक से मुराद जो रोज पढ़ा, जो काम दिया गया वो करना। सबकी से मुराद जो पारा पढ़ रहे हो वो पारा पूरा पीछे से पढ़ना, और मंजिल से मुराद जितना अब तक जितने पारे पढ़ चुके हो वो सारे के सारे रिवाइज करना। और हुफाज को ये तीनों काम रोज करने पड़ते हैं, तभी वो रिटेन कर पाते हैं। तो प्रोफेशनल स्टडीज में भी CFAB लेवल पे आ गए हो तो शायद ये काम करोगे तो फ्री आपकी बचत है। रोज का काम रोज करोगे, वीकेंड पे मैं इसको इस तरह कहता हूँ, वीकेंड पे वीक का काम कर लो पिछले, और मंथ एंड पे पिछला सारा सिलेबस रिवाइज कर लो। 1 दिन 2 दिन डेडिकेट करो, पिछला पूरा सिलेबस बेसिक लेवल रिवाइज करो, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल वो रिटेन रहे। प्रैक्टिस हम कभी भी लास्ट मंथ में ऐड ऑन करके आगे ले जा सकते हैं, साथ साथ टाइम मिले कर लो प्रैक्टिस भी, लेकिन अगर कोई कमी पेशी रह जाएगी लास्ट मंथ में जो आता है ना, उसमें प्रैक्टिस को कवर कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस यहां पे बहरहाल काफी चाहिए, क्योंकि डेप्थ भी है ना।
तो डेप्थ में जाने के लिए, कॉम्प्लेक्स कंप्रीशिएशंस को एबिलिटी उनको हैंडल करने के, हासिल करने के लिए यू नीड मोर प्रैक्टिस। तो उसकी कमी को लास्ट मंथ में आप पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिलेबस को साथ साथ इस अंदाज में, सबक सबकी मंजिल के अंदाज में नहीं ना पढ़ा आपने, रोज का काम रोज, वीकेंड पे, मंथ एंड पे पिछला सारा सिलेबस, 2 महीने बाद बैठे हो तो पिछले 2 महीने का सिलेबस, 3 महीने बाद बैठे हो पिछले 3 महीने का सिलेबस, 2 दिन 3 दिन डेडिकेट करो कवर बेसिक लेवल, और साथ साथ पढ़ते जा रहे हो तो हो जाता है 2-3 दिन में। अब जब आप लास्ट मंथ में एंटर हो गए ना, तो सिलेबस सारा आपकी ग्रिप में है, आपको सिर्फ क्विक रिवीजन एंड डेप्थ में प्रैक्टिस, क्विक रिवीजन डेप्थ में प्रैक्टिस ऐसे कर रहा है, तो पूरा सिलेबस आपकी ग्रिप में रहता है। अगर आपको इंशाअल्लाह पास करने का इरादा आपको करना चाहिए तो ये सारा कवर होगा। गाइडलाइन आपको जैसे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, लर्निंग एंड रिवीजन। तो लर्निंग एंड रिवीजन की बात की, अच्छा रिवीजन को मैं थोड़ा सा क्लियर भी कर दूं यहां पे, रिवीजन और प्रैक्टिस में फर्क होता है। हमारा स्टूडेंट न्यूमेरिकल, क्योंकि प्रीडोमिनेंटली जो न्यूमेरिकल पेपर ही है ना, हमारा स्टूडेंट रिवीजन का मतलब समझता 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, एक टॉपिक का रिवाइज हो गया। भाई एक टॉपिक में वो 150 एस्पेक्ट होंगे जो हम कवर कर रहे होंगे, तो एक सवाल करोगे उसमें से 20 एस्पेक्ट टच हो जाएंगे, दूसरा करोगे 20 और टच हो जाएंगे, 10 हो सकता है ओवरलैपिंग हो, तो टोटल 2 सवाल करके तो आपने 30 एस्पेक्ट कवर किए। सवाल में 150, टॉपिक में 150 एस्पेक्ट, चैप्टर 150 एस्पेक्ट पे बना हुआ है। 3 सवाल कर लोगे तो 40 एस्पेक्ट कर लोगे, 4 सवाल करोगे तो मे भी 50 हो जाए, 10 सवाल कर लोगे हो सकता है 100 एस्पेक्ट कवर हो जाए। कंप्रीहेंसिवली टॉपिक रिवाइज प्रैक्टिस से नहीं होता, ये बिल्कुल ध्यान में रखना। प्रैक्टिस बिल्कुल एक डिफरेंट चीज, वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल करने की एबिलिटी शार्प करती है आपकी, लेकिन कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को हैंडल करने की एबिलिटी तब फायदा देगी जब बेसिक प्रिंसिपल्स आपको आते होंगे सारे, क्योंकि आपको तो नहीं पता आपको जो सवाल आने उसमें कौन से प्रिंसिपल टेस्ट होंगे कॉम्प्लेक्स वे में, तो प्रिंसिपल्स आपको सारे आते होंगे तो ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को आप एग्जाम में हैंडल करने की पोजीशन में रहते हो। तो रिवीजन और प्रैक्टिस अलग रखनी है। रिवीजन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर, मैं इसको मोर नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूं इक्वली इंपॉर्टेंट है जितनी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कंप्रीहेंसिवली होगी तो ही आप कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस पे अप्लाई कर सकेंगे। हमने अनसीन पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, जितना टाइम हो जरूर करें। अब इसमें हर बच्चे की रिवीजन प्रैक्टिस का टाइम बाय द वे फर्क होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जरूरी नहीं कि जो आपको टाइम चाहिए रिवीजन प्रैक्टिस के लिए, सेम लेवल पे प्रिपेयर करने के लिए आपको साथी को भी उतना टाइम लगे। हर बच्चे का मेंटल एप्टीट्यूड फर्क होता है। मैं इसलिए जनरली स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अपने सीनियर्स से हेल्प लिया करो, एडवाइस ना लिया करो, क्योंकि सीनियर आपको एडवाइस देता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर, अपने पर्सनल एप्टीट्यूड के ऊपर। मतलब सीनियर का एक्सपीरियंस अपने पर्सनल एप्टीट्यूड पे बेस करता है। जैसे मैं आपको बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियो बताऊं, जब मैं सीए कर रहा था तो ग्रुप में स्टडी करने की मुझे आदत थी। मैं सिर्फ अपने ग्रुप के 2 मेंबर्स की बात करता हूं, एक मैं और एक मेरा साथी। हम दोनों का एप्टीट्यूड बिल्कुल पोल्स अपार्ट था। मतलब मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं ना, एज अ स्टूडेंट मुझे अच्छे भी ये लगते थे, एनालिटिकल थिंकिंग वाले सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जिनमें न्यूमेरिकल और एनालिटिकल थिंकिंग हो। तो एज अ स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने पढ़ा विदाउट एनी टीचर। ये सब्जेक्ट मैंने सीए में पढ़ा। समहाउ ट्रांजिशन में ऐसी स्कीम गई थी कि मुझे टीचर की, हमें टीचर कॉलेज में मिला ही नहीं, तो भाई ऑप्शन ऐसी बनी कि खुद पढ़ के पेपर दे सकते हो, दे दो, 6 महीने बचा लो, नहीं तो कॉलेज जो देगा टीचर तो उसमें 6 महीने ज़ाया होते हैं। आई वेंट फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, मैं खुद पढ़ लेता हूँ भाई। और मैंने एक कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कैफ लेवल पे खुद पढ़ा। सीफैब में जब पहुंचे 99 में, तो उस जमाने में मार्केट में ऑप्शंस ना होने के बराबर होती थी, टीचर्स ही अवेलेबल नहीं होते थे, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो भी मुझे खुद पढ़ना पड़ा, बीएफडी भी सारा खुद पढ़ना पड़ा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जमाने में फाइनल में होता था, 2017-18 तक रहा, वहाँ पे आके ख़त्म हुआ है। तो 99 से लेकर 2018-19 तक वहीं पे था। तो वेल ये दोनों सब्जेक्ट मैंने खुद पढ़े। तो इसीलिए क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था, इसलिए मैंने उनको पढ़ भी लिया। और जब टीचिंग का मौका आया तो मैंने एज अ टीचर को अडॉप्ट भी इनको किया। भाई ये सब्जेक्ट मुझे मज़ा आता है इनको पढ़ने का, तो मैं पढ़ाने में भी यही प्रेफर करूँगा। ये सब्जेक्ट मैं इस तरह पढ़ता था, इस तरह पास करता था। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी सारे पास किए, लेकिन इनमें मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता था। भाई जैसे मर्जी पेपर आ जाए, पढ़ने भी दिक्कत नहीं है, पास करना भी दिक्कत नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन जब मैं जाता था डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट की तरफ, ऑडिट, लॉ, तो वहां पे मेरे पार जल जाते थे। उनको पढ़ना, एब्जॉर्ब करना, रिटेन करना, फिर उनको
कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को समझ के उस पर अप्लाई करके लिखना, ये मेरी वीक साइड होती थी एज स्टूडेंट। तो मुझे इनमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। मेरा दोस्त बिल्कुल पोल द पार्ट, ऑडिट लॉ ऐसे करता था तैयार, लिखना जितना मर्जी पेपर आ चुका था, इसकी तो टेंशन ही कोई नहीं मुझे, जैसा मर्जी पेपर आ जाए मैं पास कर लूँगा। लेकिन एनालिटिकल, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, BFD, उसके पर जलते थे यहाँ पे। अब ओपिनियन मांगो मुझसे, कोई बच्चा पूछे भाई किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मेरी ओपिनियन क्या होगी? नेचुरली भाई BFD का चक्कर को नहीं, 2 घंटे दिन के दे दो काफ़ी है, रेगुलरली 2 घंटे देते रहो, हो जाएगा तैयार। ऑडिट, ओ यार बड़ा मुश्किल है यार, लॉ बड़ा टाइम लेता है, वो रेन ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता, लिखा ही नहीं जाता। दिस विल बी माई ओपिनियन, और मेरी गलत तो नहीं ओपिनियन, बिल्कुल ठीक है, मेरा तो एक्सपीरियंस यही है। दूसरे दोस्त से पूछोगे बिल्कुल रिवर्स ओपिनियन देगा, और यार ऑडिट लॉ तो हो जाता है यार, वो आसान पेपर होते हैं, मुश्किल नहीं है। BFD नहीं होता यार, उसको बड़ा टाइम देना पड़ता है, कम से कम 4 से 5 घंटे पढ़ना उसको, उसमें कोई कमी नहीं रखनी। ऑडिट एंड में नहीं भी किया होगा तो हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, वो उसको ये देगा एडवाइस, वो भी गलत नहीं कह रहा, उसका एक्सपीरियंस यही बताता है, क्योंकि उसका एप्टीट्यूड, पर्सनल उसके ट्रेड्स ऐसे हैं। तो इसलिए सीनियर से आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना ये नहीं पूछना। कोई ये कहता है जी फलाना सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है, आपने उसकी बात नहीं माननी, ये फलाना सब्जेक्ट बड़ा आसान है, आपने उसकी बात नहीं मानी। दोनों सूरतों में नहीं माननी, क्योंकि दोनों सूरतों में वो आपको एडवाइस मिस गाइड कर जाएगी और सफर आप कर जाओगे। आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करना है और अपनी एबिलिटी के मुताबिक आपको डिसाइड करना है मुझे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। आपको सिर्फ पता नहीं चाहिए भाई मैंने इस लेवल को टच करना है, और वो लेवल क्या है कि भाई जब मैं अनसीन क्वेश्चन करूं तो उसमें मैं रीजनेबल स्कोर कर पाऊं ड्यू टाइम में। दिस इज अ लेवल दैट यू नीड टू टच। अब वो 2 घंटे रोज पढ़ के हो रहा है तो 2 घंटे ही काफी है शायद, कि 2 घंटे रोज पढ़ने से आप एक अनसीन क्वेश्चन में रीजनेबली गुड परफॉर्मेंस दे पा रहे हो एग्जामिनल क्वेश्चन में, तो यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। लेकिन भाई अगर 2 घंटे में रीजनेबल परफॉर्मेंस में नहीं पहुंच रहे, you need to improve, increase your time input, you need to increase revision, number of revision, you need to increase practice question, बढ़ने की जरूरत है। तो you are the best judge कि आपको कहाँ जाना है, लेवल आपको बता दिए पहुंचना कहाँ पे है। सो हेल्प लीजिए सीनियर से, भाई ये टॉपिक मुझे समझ नहीं आता समझा दो, वेल एंड गुड, शुक्रिया के साथ उसकी जो हेल्प वसूल कीजिए उसकी। लेकिन मशवरा नहीं, मशवरा लेना है तो टीचर से लीजिए, क्योंकि मैं अगर आपको मशवरा दूंगा, मैं बिल्कुल क्लियरली बताऊं, जब मैंने पेपर दिया ना, मैं जिन दोस्त के साथ बात कर रहा हूं, हम दोनों ने इकट्ठे पढ़ा, इकट्ठे पेपर दिया, फाइनल लेवल पे मैं पास कर गया, वो बेचारा एक सब्जेक्ट में फेल होने की वजह से पूरा ग्रुप फेल हुआ। उस जमाने में आपको याद है ऐसे होता था, पता होगा आपको, किसी ने सुनाई होगी बात कि एक पेपर फेल पूरा ग्रुप फेल। तो वो BFD में ही फेल हुआ था बाय द वे, वो BFD में फेल हुआ, उसका पूरा ग्रुप फेल हो गया, सारे पेपर दोबारा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ट। और जैसे मैंने कहा उस जमाने में विद इन फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करना वो भी बड़ी कम बात होती थी, और मेरा चूंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में था, विद इन आर्टिकल था अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टूडेंट्स जो जूनियर से वो आए, याद ना आपने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, जो नेचुरली अभी आप लोगों में भी ये बात होती है कि बच्चा पास हो जाए तो जूनियर आके पूछता है अभी कैसे पढ़ा, कि भाई आपने CA कर लिया, फर्स्ट टर्म में कर लिया, BFD कैसे फर्स्ट टर्म में कर लिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने फर्स्ट टर्म में कैसे कर लिया, कहाँ से पढ़ा। अब ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना यार, मशवरा सीनियर का नहीं मानना, तो ये मुझे तो सके समझ नहीं थी, समझ जिस मैं अपने साथी की बात कर रहा हूँ, मुझसे 3-4 साल एज में बड़ा था, उसने मुझे बड़ी अच्छी बात उस वक्त मुझे बताया, उसने कहा यार इन बच्चों को ना बताई तूने क्या पढ़ा है, वो कहाँ से पढ़ा है, क्योंकि मैं तो तेरे साथ था, जितना तूने पढ़ा है BFD उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा था, क्योंकि मेरा ग्रिप नहीं आती थी, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आता था। अब तूने इनको बता दिया ना तूने क्या पढ़ा है, तो इन सारों ने उतना ही पढ़ना है और मेरी तरफ सामने फेल हो जाना है, तो तू ना बताई तूने कहाँ से पढ़ा है, कितना पढ़ा है। तो मुझे बात उसकी उस ज़माने में बिल्कुल सही लगी कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि मेरा एक अपना एप्टीट्यूड है, मेरा एक अपना इंटेलेक्ट है, मेरा कम्बिनेशन स्टडी टाइम का और सब्जेक्ट का एक बना हुआ और हिट हुआ हुआ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई यूज्ड टू बी एन अबव एवरेज स्टूडेंट। हमारे ज़माने में मैट्रिक इंटर के लिहाज से मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट होता था। मैं GC से FSC उस ज़माने में की, एक अच्छा टॉप का दायरा है, अब ये नहीं पता क्या स्टेट है, उस ज़माने में होता था। फिर मैं UET में इंजीनियरिंग पढ़ने गया था, तो मतलब एक अच्छे ब्राइट स्टूडेंट में था, तो वहाँ पहुँचा था। वो छोड़ के मैं CA करने आया हूँ, तो वो मेरा एक वो बैकग्राउंड था मेरा। और दूसरा फिर मेरा एनालिटिकल बैकग्राउंड, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल एनालिटिकल अच्छे लगते हैं। अब उसके बाद अगर मैं सब्जेक्ट पास कर रहा हूँ तो मेरा इनपुट और ये मिक्स करें तो वो डिफरेंट है, कम्बिनेशन फ़र्क होता है। अब हर बच्चे का कम्बिनेशन इंटेलेक्ट का, एप्टीट्यूड का फ़र्क होता है, तो मेरा कम्बिनेशन जो इनपुट है किसी और के इंटेलेक्ट से मैच होकर पास ना दिलवाए शायद, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो बहरहाल हमें रिविजन्स अच्छी रखनी है, बार बार रखनी है, एक टारगेट लेवल हमारे पास होगा वहाँ तक पहुँचना है। प्रैक्टिस हमें अनसीन क्वेश्चन की करनी है, प्रैक्टिस का वर्ड मैंने बोल्ड किया, इसको मैं अनसीन क्वेश्चन को मैंने बोल्ड किया, इसको मैं मजीद अभी एक्सप्लेन करूँगा। ये एक बड़ी ज़रूरी एक्टिविटी है। अक्सर बच्चों की यहाँ पे इस पर ना ग्रिप नहीं होती, जिसकी वजह से उनको पेपर में
कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। एग्जामिनर कमेंट्स देखने की आदत नहीं है, मार्किंग स्कीम को समझने की आदत, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मार्किंग स्कीम की। एग्जामिनर कमेंट्स को मैं ब्रीफली अगर बात करूं तो बल्कि पहले इसको बात कर लेता हूं। आपको पता है कि आपको अब एग्जामिनर कमेंट्स मिलते हैं क्वेश्चन वाइज, कि भाई ये क्वेश्चन था तो इसमें क्या जनरल कमेंट्स, पार्ट वाइज भी इसने एग्जामिनर कमेंट्री दी होती है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन एग्जामिनर आपको बताता है भी किस सब्जेक्ट में बच्चों की एवरेज परफॉर्मेंस क्या रही। जैसे इसमें कह रहा है जी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बच्चों के एवरेज 42% बच्चों ने पासिंग मार्क्स स्कोर किए। 42% बच्चों ने परफेक्ट सवाल नहीं किया, ये नहीं लिखा उसने कहा जी 42% बच्चों ने पासिंग मार्क्स स्कोर किए। 20 नंबर का सवाल था तो 50 एंड अबव, 20 नंबर का सवाल था 10 एंड अबव, 42% बच्चों ने लिया इस पेपर में। और इश्यूज क्या रहे, जब इश्यूज पढ़ते हैं तो इसमें जो नजर आती है बात वो यही नजर आती है कि बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग कमजोर है। जैसे यहां पे एक जुमला पढ़ो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट सीम टू हैव द कंप्लीट आइडिया ऑफ द कॉन्सेप्ट। वो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, बेसिक्स पे तवज्जो नहीं है। इस टॉपिक के 4 सवाल किए हुए हैं बट बेसिक असूल नहीं पता, तो उन 4 सवालों जैसा सवाल आता हो तो कर लेते, एग्जाम में तो अनसीन आ गया, तो वहां तो बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर नए सवाल पे अप्लाई कर पाते हो। तो बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, ये मैं जो बात आपसे की थी वो एग्जामिनर ने यहां पे लिख दी कि दे कन्वर्टेड द, खैर आगे वो टॉपिक की डिस्कशन आ गई है, वो हम टॉपिक में पढ़ा नहीं इसलिए हम कर नहीं सकते। दूसरे पार्ट के मैंने कहता है जी स्टूडेंट को करना क्या था, और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंपनी शेयर ऑफ द, खैर इसमें भी टेक्निकल टॉपिक रिलेटेड बात है इसलिए मैं नहीं जाता। तो मतलब यहाँ पे की वर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया जिसके मैं तवज्जो दिलाना चाहता। अच्छा जी, एक मार्किंग स्कीम, इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है बाय नाउ। जैसे मैंने कहा मार्शल एडवांस लेवल पे आप सबको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं है तो यहाँ से मैं उसको क्लियर कर दूँ। 18 नंबर का सवाल है, लिखा क्या जी, डिटर्मिन द शेयर एक्सचेंज रेशो विच मस्ट बी ऑफर्ड टू WL शेयर होल्डर्स टू गेन दिस, छोड़ दें बाकी बातें। डिटर्मिन द शेयर एक्सचेंज रेशो, हमारा बच्चा क्या समझता है, ये 18 नंबर का सवाल है, अगर 2:1 में आंसर निकालूंगा तो मुझे नंबर मिलने 18 मिलेगा, नहीं तो 0 में। मार्किंग स्कीम टेल्स यू कि भाई इस रेशियो तक पहुंचने में देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व। मैं अगेन ये स्टेप्स नहीं पढ़ता, क्या लिखा हुआ है, ये टेक्निकल चीजें हैं, आगे हम सीखेंगे इंशाअल्लाह, 2-3 महीने में आप इसको समझ पाएंगे, बट अभी नहीं। यहां तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप लोगे तो फिर फाइनल ये एक्सचेंज रेशियो निकलती है आपकी। हर स्टेप पे नंबर है, पहले स्टेप के 2 नंबर, इस कैलकुलेशन से डाटा निकला से वो शायद इस स्टेप में यूज होगा, इस स्टेप से जो डाटा बना वो इसमें यूज होगा, एंड सो ऑन करते करते यहां पहुंचोगे। फाइनल आपने डिसीजन देना है कि क्या रेशियो है, उससे रिलेटेड कोई डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है तो 1 नंबर उसका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में 18 नंबर बटे हैं। और मार्किंग स्कीम की अंडरस्टैंडिंग शुड टेल यू कि अगर ये आपने पहले स्टेप में गलत वैल्यू निकाल ली है, यू विल ओनली लूज 2 मार्क्स। इस गलत वैल्यू के साथ बाकी सारे कॉन्सेप्ट ठीक आपने अप्लाई किए हैं तो आपको 16 नंबर मिलेंगे इस सवाल में। यकीनन पहला स्टेप गलत होने से आपकी वैल्यू शेयर एक्सचेंज रेशियो की तो गलत आई है, बट एग्जामिनर शेयर एक्सचेंज रेशियो की वैल्यू पे 18 नंबर नहीं दे रहा आपको, वो कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन पे नंबर देता है कि भाई आपको जो जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं आप वो अप्लाई कीजिए। अगर वो अप्लाई कर लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन में कोई गलती आती है आपकी, गलती के नंबर कटेंगे। कोई एक कॉन्सेप्ट उस ट्रेल में मिसिंग है तो उस ट्रेल में उस स्टेप के नंबर जो है वो सिर्फ आप लूज करो, बाकी सारे हासिल करो। तो उसके लिए जो बहुत ज़रूरी है मार्किंग स्कीम के लिए, मार्किंग स्कीम समझने के बाद जो स्किल बहुत ज़रूरी है और जो बहुत अहम है, दैट इज आर्ट ऑफ कंप्लीटिंग सच क्वेश्चन विच यू डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली। ये एक आर्ट बड़ा ज़रूरी है किसी भी न्यूमेरिकल पेपर में पास होने के लिए, कि ऐसे सवाल को कंप्लीट करना जो आपको पूरी तरह नहीं आता। जो पूरा आता है वो तो सारे कर लेते हैं, लेकिन BFD में ऐसा शायद ही कुछ सवाल हो पेपर में जो आपको पूरा आता हो। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेकिन इसके बावजूद हमने पूरा करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहां तक कंक्लूजन तक जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7वें स्टेप पे कंक्लूजन आना है, मुझे ये 2 स्टेप नहीं आते तो कोई बात नहीं, मुझे पूरा करना है। इन 2 स्टेप की वैल्यू मैं अज्यूम कर लूंगा, लेकिन मैं अज्यूम कब कर पाऊंगा, जब मुझे पूरा सब्जेक्ट पे रोड मैप पता है। मुझे पता है यहां से यहां तक जाना है,
और मुझे सिर्फ ये भी पता लग रहा है भाई ये दो वैल्यूज जो है ना इसमें मुझे चाहिए तो जरूर, लेकिन कहां से क्वेश्चन में पिक करनी है मुझे समझ नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं समझ आ रही अज्यूम कर लो, पहुंचना या कंक्लूजन देना, उसने कंक्लूजन मांगा तो कंक्लूजन दो स्टेप नहीं किए तो 7 नंबर काट लेगा। कितने 18 में से 7 काटे, 18 में से 11 आ जाएंगे, अबव पासिंग है ना। तो बीएफडी में पास आप ऐसे ही हो गए कि हर सवाल को टच करना है, टाइम नहीं ज़ाया करना, जो स्टेप नहीं आता उसको टाइम नहीं ज़ाया करना, उसको ज़ूम करना और आगे चल पड़ना, क्योंकि सवाल पेपर कंप्लीट करने वाला बच्चा पास होने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, जो बच्चा पेपर कंप्लीट करेगा। हमारा बच्चा फेल होता है, जिसकी बहुत बड़ी वजह क्या है, इस स्टेप पे पहुंचे फंस गए कि भाई परफेक्ट सोल्यूशन देना है, परफेक्ट के बगैर 18 नंबर नहीं मिलेंगे, तो भाई ना मिले 18, 14 मिल जाए, हमें तो 100 में से 50 चाहिए ना, तो 18 में से 14 तो बड़ा गुड स्कोर है। इस स्टेप पे पहुंचे, यहां फंस गए 3 नंबर, और भाई ले सकते तो लो, नहीं ले सकते तो मट्टी डालो, आगे चलो, क्योंकि हमें तो पास होने के लिए 50 नंबर चाहिए। एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट हैबिट टू अडॉप्ट, कि पेपर पूरा आता नहीं है, सवाल पूरा आता नहीं है, तो करना कैसे है इसको पूरा? परफेक्ट करना जरूरी नहीं है, पूरा करना जरूरी है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये इसको जब मैं प्रैक्टिस को हाईलाइट करता हूं, क्योंकि मैंने कहा मार्किंग सिंह एग्जाम रिकमेंड और प्रैक्टिस भी करनी है, तो अब मैं प्रैक्टिस पे बात करना चाहूँगा आपके साथ। यहाँ पे जनाब मार्क जो बात हुई है, हमने रिवीजन की बात की, बार बार रिवीजन की बात की, मैंने आपको मिसाल से समझाया, सबक सबकी मंजिल की मिसाल देकर समझाया। इस तरह चलेंगे तो ही अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्रिप रहेगी, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, रिटेन रहेंगे कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिस पे अभी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बता दी कि भाई स्टेप वाइज मार्किंग है, तो पूरा साल परफेक्ट नहीं भी आता तो कोई डर की बात ही नहीं है, ठीक है। हमारा टारगेट सिर्फ एक है कि हमने अच्छी तरह जब पढ़ लिया सिलेबस, तो एग्जाम में जितने कंपोनेंट्स हमें हर सवाल में आते हैं उनको परफॉर्म करना, और जो कंपोनेंट्स नहीं आते हैं उन पर मिट्टी डालना, उनकी टेंशन ना लेना। ये हमारा टारगेट है। अगर हम इस अंदाज में पूरे पेपर से गो थ्रू कर गए, पूरा पेपर करके पूरा पेपर 100 का कर दिया हमने इस अंदाज में, परफेक्ट नहीं हुआ कोई बात नहीं, 10, 15, 20 नंबर की इंजम्पशन ले ली कोई बात नहीं, 80 नंबर का स्टेप परफॉर्म कर दिए हैं, तो इसका मतलब 80 नंबर की परफॉर्मेंस में से भी 30 नंबर की गलतियां हो जाएं तो भी पास होते हैं। फेल कौन होता है? किसी एक पॉइंट पे फंसे, 2 नंबर के पॉइंट पे फंसे, 15 मिनट उस 2 नंबर के पॉइंट पे ज़ाया किए, एंड में इस तरह के 2 हरकतें की हैं तो 25 नंबर का पेपर ही छोड़ के आ गए। और इस 25 नंबर के पेपर का छूटने के प्रेशर में जो गलतियां होती हैं वो उनका एरर रेट भी बहुत बढ़ चुका होता है। ये जब प्रेशर आ जाता है ना दिमाग को, यार मैं तो फंस गया, फिर आप रश करते हो, रश में एरर रेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भाई मैयर्ड वे में, डिसिप्लिन वे में चलो, जो आता है मानो 100 बिस्मिल्लाह कर दो, जो नहीं आता वो भी मानो, कभी नहीं आता, ये नहीं पिक हो रहा, कोई बात नहीं, कोई जिद नहीं है हमारी कि परफेक्ट करना है। परफेक्ट की जिद एग्जाम में नहीं लगानी है आपने बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमें बस पूरा करना है। तो पूरा पेपर जो बच्चा, एक एवरेजली प्रिपेयर्ड बच्चा अगर पूरा पेपर कर पाएगा एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट में जो कर लेता है, क्योंकि आपने जो चीज़ नहीं है वहाँ पर तो आपने assumption ले ली हैं, तो पूरा पेपर तो हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो पूरा पेपर जो बच्चा कर जाएगा वो इंशाअल्लाह बड़े आराम से पास भी हो जाएगा। तो जनाब एनी क्वेश्चन यहाँ तक कि डिस्कशन पे कोई सवाल? बेटा हमारा टारगेट रहता है, वैसे तो इस सेशन में रमज़ान भी आना है, ईदैन भी आनी है, ऐसा ही है, दोनों चीज़ें होनी है ना, रमज़ान भी होगा और ईदैन भी होंगी, 2 ईदें आएंगी। तो टारगेट जहन में हम 30 अप्रैल एज अ टीचर हमने रखा होता है कि यार जून अटैम्प्ट के लिए 30 अप्रैल का टारगेट रहे। अगर ऊंच नीच हो तो 2, 4, 5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब आप कह लो 30 अप्रैल तो 5 में, नॉट मोर देन दैट इंशाअल्लाह। हमें जो ज़रूरत होगी अगर टाइम की, तो कोशिश करेंगे हम रोज़ का को 10 मिनट को खींच लिया करेंगे, क्योंकि हमारी तो यही आखिरी एक्टिविटी डे की हुआ करेगी। इसके बाद तो हमने घर ही जा सबने जाना होता है, ठीक है, घर जाके जो पढ़ना होगा वही, तो हमें जहाँ पे कमी लगेगी हम 10 मिनट अगर लगा तो हम रोज़ को यहाँ पे बढ़ा लेंगे। लेकिन जहन में यही रखिए कि 30 अप्रैल या मैक्सिमम रोज़ों ईद की वजह से फर्स्ट वीक ऑफ मई इंशाअल्लाह रेगुलरली इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे सेहत दे उसके साथ 3 डेज़ अ वीक हमारा सेशन रहेगा, और एलोकेटेड टाइम जैसे हमने डिसाइड किया हुआ है 6:30 से 9:30, बीच में हम 15 मिनट की ब्रेक लिया करेंगे, जिसमें कोई इशा की नमाज़ का टाइम हुआ करेगा तो इशा की नमाज़ पढ़ लिया करेंगे। और इस तरह 9:30 कभी लगा कोई इस, अब 9:30 में ना हम, क्योंकि टॉपिक्स बड़े लंबे लंबे होते हैं हमारे, बात का डिस्कशन को टॉपिक छिड़ता है तो वो लंबा चला जाता है, तो कभी हो सकता है 5-10 मिनट पहले भी छोड़ दें, कभी आप
2:20 पे एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया तो नई डिस्कशन कल शुरू कर लेंगे। कभी हो सकता है डिस्कशन चल रही है तो 9:35-40 भी हो जाए, ठीक है। तो इसी रेंज में हमारी सेशन इंशाअल्लाह हम क्लोज किया करेंगे डेली। जी, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा, एक चीज़ आपने बेटा ध्यान में रखनी है कि हमारी प्लानिंग में आपको जैसे जो मॉड्यूल ऑफर किया जा रहा है, जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है, ये हाइब्रिड लेवल पे दिया जा रहा है कि आपकी फिजिकल क्लासेस के साथ साथ इनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल की जाएगी पोर्टल पे। आप लोगों ने इंश्योर करना है कि अगर आपका कोई टॉपिक मिस हो तो आपने वो टॉपिक लेक्चर वीडियो के थ्रू अटेंड करके आपने फिर क्लास में आना है, क्योंकि अदरवाइज आपने अगर एक लेक्चर मिस करके आप अगले लेक्चर में आओगे तो चांसेस हैं कि वो भी उड़ जाएगा। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि एग्जाम लेवल क्वेश्चन में हम जाते हैं तो सिर्फ जिस टॉपिक को हम पढ़ें उसके क्वेश्चन नहीं आते, उसके पिछले टॉपिक भी जुड़े होते हैं। 3-3 टॉपिक आपने देखे टच हो रहे हैं। जैसे अभी हमने एक टॉपिक देख रहे थे, वो 4 क्वेश्चन में पेपर में टच हुआ था। तो हमें मल्टीपल, एक टॉपिक अगर कमज़ोर होगा तो वो टॉपिक का सवाल तो आपका इफेक्ट होगा ही होगा, उससे अगले टॉपिक्स भी आपके डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में नहीं, कॉन्सेप्चुअल बेस भी मैटर कर रही होती है कि जो कॉन्सेप्चुअल बेस आपकी पहले टॉपिक में बनेगी वो दूसरे टॉपिक में भी रोल प्ले कर रही है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, और तीसरे टॉपिक में भी रोल प्ले कर रही है अंडरस्टैंडिंग में। सो ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है कि कंटिन्यूटी ऑफ द सिलेबस बड़ी ज़रूरी है। आप स्टैंड अलोन बेसिस पे हम ये टॉपिक नहीं पढ़ते। शायद आखिरी जो एरिया ना रिस्क मैनेजमेंट का, उसमें आप कह सकते हो कि सब्सटेंशियली स्टैंड अलोन है वो, लेकिन उससे पहले जो 2 ग्रेड है ना, ए और बी, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन स्ट्रांगली कनेक्टेड है। डिविडेंड डिसीजन, ये सारे 2 ग्रेड्स में ये कवर हो रहे हैं। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का जो तीसरा ग्रेड है उसको आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट है, उसमें से पीछे से बहुत ज़्यादा नॉलेज ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं अप्लाई हो रहा था। अच्छा जी, अब एक हमने लर्निंग की बात कर ली, हमने रिवीजन की बात कर ली, और रिवीजन में मैंने आपको सबक सबकी मंजिल की बात की। अब आ जाइए प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हुए हमारी एक अजीब सी आदत होती है बच्चों की कि जो हम सीखना चाहिए हमें प्रैक्टिस करते हुए, वो हम सीखने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, हमें प्रैक्टिस करते हुए क्या सीखना चाहिए? जी, क्या सीखना चाहिए हमें प्रैक्टिस करते हुए? कोई बताएगा क्या क्या स्किल्स हैं जो आप सीखना चाहते हैं? जी बेटा, क्वेश्चन का फ्लो सीखने का क्या फायदा? आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन तो नहीं आना, ये तो फिर गलत चीज सीख रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ आपको रेक्टिफाई कर दिया हमने। क्वेश्चन का फ्लो नहीं सीखना, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई नया अनसीन क्वेश्चन आने हैं, अनसीन क्वेश्चन आने हैं, तो क्वेश्चन का फ्लो सीखने का कोई फायदा नहीं। जी बेटा, ये बड़ा अच्छा जवाब देता है बच्चा। बेटा, रीडिंग स्किल, बल्कि इसको मैं थोड़ा एनहांस करूं, रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल, ये सबसे अहम स्किल है जो कि नॉर्मली मेरी क्लास में बच्चे इसको एंड तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ये आई अप्रिशिएट कि इस बच्चे ने पहली हिट में बताया। ये रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल, क्वेश्चन को पढ़ के, फॉरेन लैंग्वेज अंग्रेजी, हमारी लैंग्वेज नहीं है, मादरी जबान नहीं है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पढ़ना होता है, फिर एग्जामिनर ने उसको कॉम्प्लिकेट किया होता है कि समझ आने में हमें दिक्कत हो। जिस तरह हम ऑडिट में कहते हैं ना जी, वो जो फ्रॉड होता है वो इस नीयत से किया जाता है कि छुपे, तो इसलिए डिटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, नजर आ जाए तो आ जाए। तो हमारा एग्जामिनर भी कुछ उसी तरह की हरकत करता है, क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाता है कि स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो। तो उस दिक्कत का हल क्या है? यू नीड टू हैव वेरी गुड रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल। लेकिन हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं जी? क्या हम जिस तरह अंदाज में प्रैक्टिस करते हैं, क्या रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन स्किल पे हमारी इंप्रूवमेंट पे कंट्रीब्यूशन कोई आता है? तो मुझे जो पता है, ज़्यादातर बच्चे प्रैक्टिस जो करते हैं, सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद जवाब देखते हैं। सवाल पढ़ के सवाल समझ नहीं आता तो उनको लगता है भाई सवाल पे टाइम लगाने का फायदा कोई नहीं, जवाब से देखते हैं कि ये सवाल किन स्टेप्स को फॉलो करके हल होगा। तो जवाब जब पढ़ते हैं तो उनको पता लगता है स्टेप 1 2 3 4, हाँ ये चारों स्टेप मुझे आते हैं, और फिर उसको उन स्टेप्स के मुताबिक, उन गाइडलाइन के मुताबिक सवाल का जवाब लिख के हम खुश हो जाते हैं कि लो जी एक सवाल तो हो गया हमारा। लेकिन सीखा क्या हमने सवाल में? क्वेश्चन रीडिंग सबसे अहम स्किल होती है, हमने उस पर काम नहीं किया। हमने सवाल पढ़ा, हमें समझ नहीं आया, वी डिड नॉट रियलाइज कि भाई हमारी रीडिंग कमजोर है इसलिए समझ नहीं आया, वी नीड टू री रीड इट। तीसरी दफा पढ़े ताकि थोड़ी रीडिंग पावर हमारी बार बार पढ़ने से, रीडिंग पावर तो पढ़ने से इंप्रूव होगी ना। तो हमने पढ़ने पर तवज्जो ही नहीं दी, हमने सॉल्यूशन से हेल्प ले लिया। तो हमने क्वेश्चन रीडिंग एंड कंप्रीहेंशन पे काम नहीं किया, बाईपास कर गए हम इसको।
दूसरी अहम स्किल होती है प्लानिंग एंड आंसर। अब प्लानिंग एंड आंसर में क्या होता है कि भाई इस सवाल में जो रिक्वायरमेंट है उस तक पहुंचने के लिए, क्वेश्चन में अवेलेबल डाटा को लेके आंसर तक पहुंचने के लिए कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से फार्मूलाज, कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, ये सोचना। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल आपका एक क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे कि जी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बताओ कैसी है। अब प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी डिसीजन तक पहुंचने के लिए टूल की सिलेक्शन, कौन सा टूल लगाना है, उस टूल के मुताबिक क्वेश्चन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पिक करना, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन को किस फॉर्मेट में, टेबल में, कॉलम में, रोज में कैसे अरेंज करना है। ये सारे डिसीजन लेने होते हैं ना आपको सवाल करने के लिए। ये सारा सिस्टम बाईपास करके आपने जवाब देखा, उसमें टूल भी पता लग गया, उसमें फॉर्मेट भी, कॉलम रोज भी पता लग गए, उसमें स्टेप्स भी पता लग गए। तो आप तो एक्सपर्ट बने एग्जीक्यूशन के कि भाई अगर हमें एक सवाल के साथ उसका प्लान दे दिया जाए तो एग्जीक्यूट हम कर लेंगे। तो क्या एग्जाम में यह करना है आपने? एग्जाम में ऐसा नहीं होना। तो आपको प्रैक्टिस करते हुए, यस वी नीड टू प्रैक्टिस मैक्सिमम क्वेश्चन सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी, बट जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ नंबर्स कि मैं नंबर ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करने हैं, फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग दीज स्किल्स। तो अगर आप नंबर्स को समझते हो करना, वो जब मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहा हूं तो वो इसलिए कर रहा हूं आपने ज्यादा सवाल काटने हैं कि जी पिछले 10 साल के सवाल कर लिए, तो दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। मैक्सिमम प्रैक्टिस में कह रहा हूं इसलिए करो ताकि आपकी ये स्किल्स इंप्रूव हो, और ये स्किल तब इंप्रूव होगी जब इन स्किल्स को आप टेस्ट करोगे बार बार। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ा, समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ो, नहीं समझ आया तीसरी दफा पढ़ो, नहीं समझ आया चौथी दफा पढ़ो, 6 दफा भी पढ़ना पड़े पढ़ो। मतलब मैं आपको अभी सीफैब लेवल की अगर मैं बात करूं तो सीफैब लेवल पे अगर आप मुझे एक एग्जाम लेवल अनसीन क्वेश्चन दोगे, एवरेज क्वेश्चन मुझे, जिसको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हुए 20-22 साल हो गए, पास तो 99 में किया था, 20-22 साल 2002 से मैं सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूं, तो इट्स ऑलमोस्ट ओवर 2 डेकेड्स नाउ। मैं सवाल का एक अनसीन एग्जाम लेवल क्वेश्चन समझने में, एवरेज क्वेश्चन को समझने में 2 रीडिंग लूंगा, कम से कम 2 रीडिंग मुझे एवरेज क्वेश्चन को समझने के लिए चाहिए। और कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो मुझे शायद उसको एक रीजनेबल लेवल पे अटेम्प्ट करने के लिए 3 रीडिंग चाहिए। ये मैं अपनी एज ए टीचर बात कर रहा हूं, और मैं बात करूं मैं ऑफिस के डेस्क पे बैठा पढ़ रहा हूं, क्लास में कहा खड़े होकर भी नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं, मैं ऑफिस के डेस्क पे बैठा हूं, तो मुझे एक अबव एवरेज क्वेश्चन को समझने के लिए 3 रीडिंग चाहिए। एंड मुझे यह भी याद है कि एक दफा पेपर में क्वेश्चन आया, रिस्क मैनेजमेंट पे क्वेश्चन था, बड़ा टफ क्वेश्चन था, और मेरा एक बड़ा क्लास का बड़ा लाइक बच्चा था, बड़ा कॉन्फिडेंस बच्चा था, वो पेपर में से सवाल नहीं हल हुआ था उससे, वो पेपर के बाद सीधा सवाल लेकर मेरे पास आ गया, सर ये सवाल बताइए होता कैसे, मुझे समझ नहीं है पेपर में, ये किधर से निकाल दिया सवाल, इसने ये सवाल गलत है मुझे लगता है। आप यकीन मानो मुझे 5 से 6 दफा पढ़ना पड़ा था वो सवाल, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर पाया था कि भाई ये सवाल ऐसे होना था। तो इस चीज़ को आप समझिए कि सवाल पढ़ के समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं आता या नहीं आएगा, इसका मतलब है शायद हमारी पहला कि रीडिंग पावर कमज़ोर है, कंप्रीहेंशन कमज़ोर है, उसको इंप्रूव करना है हमने, और वो प्रैक्टिस से ही होगी। प्रैक्टिस रीडिंग की करेंगे तो रीडिंग इंप्रूव होगी। दूसरी बात, हमारी अभी जो कॉन्सेप्ट का जो नॉलेज है वो इतना शार्प या राइप नहीं है कि हम सवाल पढ़ेंगे फौरन ठक 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 वो ऐसे जवाब बन के हमारा स्केच बनेगा। हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सवाल पढ़ा, आपको लगा यार ये फलाने टॉपिक से है, तो यू मे हैव टू गो टू दैट एरिया इन द बुक, यार इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या था, अच्छा हाँ ये प्रिंसिपल इसके तहत होना था, अच्छा इसमें ये पोर्शन उस चैप्टर उस टॉपिक से रिलेट करता है, उस पैरा में हमने पढ़ा था, वो पैरा जाके दोबारा पढ़ा वहां पे क्या। सो इस तरह आपको अपना नॉलेज को जरा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको राइप करना पड़ेगा कि जब हम आइंदा अगली दफा इस टॉपिक का सवाल करेंगे तो ये प्रिंसिपल जो हमने रिवाइज कर ली इस तरह वो क्विकली दिमाग में आएंगे वापस। तो हमें हर चीज को लेके चलना है, और शुरू में आपको टाइम की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, क्योंकि टाइम
टाइम्ड प्रैक्टिस हमारी लास्ट मंथ में हम कर लेंगे ना, मैं उसको कवर कर लेंगे वहां पे। वहां तक जाते जाते हमने ये स्किल एक्वायर करनी है, इनको इंप्रूव करना है, ताकि लास्ट मंथ में जब हम कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस करने बैठे, जब मॉक्स देने बैठे, तो हम इन चीजों में इतना कमांड हासिल कर चुके हों कि फिर हम उस पर टाइम की फिक्र करें, वहां पे मैनेज कर लेंगे हम। लेकिन फिलहाल मतलब अगर आपको एक 20 नंबर का सवाल करने में 1.5 घंटा भी लग जाता है ना, तो टेंशन ना लो, क्योंकि जितना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे, जितना सोचोगे, जितना आप रेफर करोगे बुक को, सोल्यूशन को नहीं रेफर करना, किताब को, कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट ने फनी इलस्ट्रेशन में देखा था, उसका जरा फार्मूला जरा देख लें, उसमें कैलकुलेशन की बेसिक्स जरा रिवाइज कर लें वहां से, तो रिवीजन ही तो करनी है। साथ साथ चलते जाओ, क्वेश्चन समझते जाओ, चलते जाओ आगे, कोई बात नहीं। शुरू में आपका 20 नंबर का सवाल पे 1.5 घंटा लगता है, लगा दो, थोड़े दिनों बाद समझ उस टॉपिक पे बेहतर होगी, 1 घंटे में सवाल होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा आगे चलोगे 45 मिनट में टाइम पे आ जाओगे। सो विद एवरी रिवीजन आपका टाइम उस टॉपिक पे कम होता जाएगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और सॉल्यूशन से हेल्प ना लो। की इज जहां फंसे अज्यूम करो और आगे चलो, दिस इज द की। मैंने आपको कहा यह स्किल सबसे मुश्किल है। सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन सॉल्यूशन को तब देखो जब सवाल पूरा कर दो। पूरा सवाल आपको आता नहीं है, कोई बात नहीं, स्केच बना लिया, प्लान बना लिया, तो जो स्टेप्स नहीं आते वहां पे वैल्यूज अज्यूम करो, प्लग करो, सवाल पूरा कर दो। बेशक आपका स्कोर उसमें 30% आए, 40% आए, 50% आए, कोई वरी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता स्कोर इंप्रूव होता जाएगा। बट असल चीज जो आपको सीखनी है सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ, दैट इज आर्ट ऑफ डूइंग सच क्वेश्चन जो आपको पूरे नहीं आते, उनको कंप्लीट कैसे करना है। दिस इज द की आर्ट जो आपने सीखना है प्रैक्टिस करते हुए, इस चीज को रेन में लेकर चलना। जो पार्ट्स आते हैं उनको परफॉर्म कीजिए, जो नहीं आते असम्पशन लेकर बाईपास कीजिए, उन पर मट्टी डालिए, उनकी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपको पास, हमारी ये साइकी है एग्जाम में प्रैक्टिस करते हुए रिफ्लेक्ट होती है। आई कम अक्रॉस इन एवरी अटेम्प्ट मैनी स्टूडेंट्स जिनसे पूछो पेपर कैसा हुआ, सर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी जो 4 नंबर का था ना, वो समझ नहीं आया, उसने बड़ा परेशान किया। तो भाई जो बाकी 96 नंबर थे उनकी बात करो, उनको देख के खुश नहीं हुए तुम? ये साइकी है हमारी कि जो चीज़ नहीं आती ना वो दिमाग में स्टिक होती है और वायरस की तरफ वहाँ से खाना शुरू करती है, दीमक की तरफ खाई जाती है दिमाग, और हम पूरा एग्जाम वो 4 नंबर के बारे में सोचते रहते हैं, यार ये नहीं आता मुझे पार्ट। भाई पास होने के लिए वो 4 नंबर नहीं चाहिए आपको, उसमें परफॉर्म करना जरूरी नहीं है। पास होने के लिए 96 या 90 या 85 या 80 या 70 75 जो आता है उसको परफॉर्म करना जरूरी है। मतलब 5 7 8 10 15 20 नंबर नहीं आते तो टेंशन ही कोई नहीं। मतलब हम तो जब देते थे ना पेपर, अब तो जैसे मैंने कहा ऑर्गेनाइज चीजें हैं आपकी, सिलेबस डिफाइंड है, ग्रेड्स हैं, किताबें हैं, टीचर हैं, नोट्स हैं, सो मेनी रिसोर्सेज, 50% पास मार्क्स हैं, सब पता है आपको। हमारे ज़माने में ग्रेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। किताब नाम पे एक ऐसी किताब मुझे दी गई थी BFD में पढ़ने के लिए, जिसमें बहुत से टॉपिक्स रॉन्ग थे, गलत थे। किताब आईकर ने छापी, गलत थे टॉपिक उस ज़माने में, वजह बाद में पता लगी मैं क्यों गलत थे, लेकिन बहरहाल छोड़ दिए, गलत थे। एक किताब होती थी उसमें भी कई टॉपिक गलत लिखे हुए थे। हमें सब कुछ छोड़ दो, पास परसेंटेज का नहीं पता होता था कितने नंबर लेंगे 100 में से तो पास होंगे। मतलब हमारा तरीका ये होता था भाई पढ़ लो, एग्जामिनेशन में जाओ, जो बेस्ट कर सकते हो करके आ जाओ, नंबर पता नहीं कितने आएंगे, पास परसेंटेज पता नहीं कितनी है, मसले पे बैठ जाओ, दुआएं करवा लो बुजुर्गों से। लिटरली हमारा ये हाल होता था कि बेस्ट दे के आ जाओ, जो कर सकते हो वो करके आ जाते थे। फिर मतलब ये तो भी कोई 15-20 साल हुए शायद पास, 15 साल हुए शायद पास परसेंटेज दिया है कि आपने, वो भी इंटरनेशनल प्रेशर आया उन पे कभी, अगर आपने एग्जाम्पशन लेनी है रेसिप्रोकल तो पास परसेंटेज डिक्लेयर करें, देन दे हैव टू डिक्लेयर कि जी 50% पे पास करते हैं बच्चे को, या 50% पे पास करेंगे। पहले कितने पे करते थे ये अभी भी नहीं पता, एटलीस्ट मुझे पता है, लेकिन यह कि पब्लिक नॉलेज नहीं है ये कि पहले कितने पे पास करते थे, तो बाद में पता लगा। तो ये जी हम बात कर रहे थे, समरी अगर दूं प्रैक्टिस की तो ये निचोड़ है। प्रैक्टिस में ये आपने सीखना जी, परफेक्ट आंसर नहीं देना, पूरा आंसर देना है। जो चीज़ कर सकते हो स्टेप कर दो, जो नहीं स्टेप करते मट्टी डालो। आंसर के नंबर नहीं होते। हर मार्किंग स्कीम आपको बताती है कि एक सवाल में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जिनकी एप्लीकेशन आपको आंसर तक लेके जाएगी,
और मार्किंग स्कीम ने हमें फर्दर पता लग रहा है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है, और उनमें यहां पे जो स्टेप्स हम ठीक करेंगे उसके नंबर हमें मिल जाएंगे, और एक स्टेप की गलती से अगर अगले स्टेप की वैल्यू गलत आ जाए तो ये मार्क्स नहीं कटते। ठीक है, दिस इज व्हाट इज स्टेप वाइज मार्किंग मीन, कि एक स्टेप में अगर गलती होगी तो स्टेप के नंबर का अगर कट गए हैं तो उस वैल्यू को जब अगले स्टेप में आप फीड कर रहे हो तो उस स्टेप में प्रिंसिपल अगर ठीक आपने लगा दिया है तो उस प्रिंसिपल के नंबर मिल जाते हैं। जैसे इन सिंपल वर्ड्स आपको कहा गया एक प्रोडक्ट की प्राइस बताइए, अब प्राइस की पॉलिसी बताई गई है कि कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट, और आपसे मांगी की है प्राइस। तो अगर आपकी कॉस्ट ही गलत आई है तो प्रॉफिट भी गलत होगा, प्राइस भी गलत होगी, लेकिन आपके नंबर सिर्फ कॉस्ट के कटेंगे। अगर आपने कॉस्ट पे 25% ठीक लगाया है, यहां पे नंबर मिलेंगे, और इसको ऐड करके प्राइस ले ली है तो प्राइस के नंबर शायद आपको मिल जाएंगे। वैसे तो बाद में प्राइस के नंबर होते ही नहीं है, नंबर तो आपके यहीं तक खत्म हो गए। सिंपली दिस प्लस दिस करने के तो नंबर आई कैप सी फैप नहीं ना देता, एडिशन डिडक्शन के तो नंबर नहीं होते, सब्ट्रैक्शन एडिशन के। तो ये गलत भी कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका करेक्ट वैल्यूज आनी थी शायद 100 और 25% के हिसाब से 25, और प्राइस आपकी बननी थी 125। शायद आपके, मैं अगर कहूँ ये 10 नंबर का सवाल था, आपने जो वैल्यूज निकाली, आपने 100 नहीं निकाल लिया, आपने 80 निकाल दी, आपने मार्जिन 20 निकाल दिया, आपने प्राइस 100 निकाल दी, तो भाई आपकी कॉस्ट गलत है, तो भाई कॉस्ट के नंबर आपके कट जाएंगे। यहाँ पे आपको इस स्टेप पे आपको 0 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा। ये स्टेप आपने ठीक लगाया है, कॉस्ट का 25% ठीक निकाला है, इस पे आपको 5/5 मिल जाएगा, टोटल आपको 5/10 आपको मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ मार्किंग इज डन। तो आपको जो स्टेप आता है, जितना आता है कीजिए, जो नहीं आता अजम्पशन लीजिए, आगे चलते जाइए। आपको कॉस्ट कैलकुलेशन की समझ ही नहीं आई, अज्यूम कर लो 100 रुपये कॉस्ट है भाई, उसमें 20% प्रॉफिट कितना होता है, 25% निकाल के दे दो। कॉस्ट की आपको कैलकुलेशन की समझ नहीं आ रही तो कॉस्ट की फिगर अज्यूम करो, प्राइस निकाल के देखो। उसने प्राइस मांगी है ना, प्राइस देना है आपने, उसके पीछे जो स्टेप मिसिंग है अजम्पशन लो, जो कर सकते हो कर दो। तो ये अगर हम कहें समरी हमारी तैयारी की, रिवीजन की और प्रैक्टिस की, ये है हमने कैसे तैयारी लर्न करना है, कैसे रिवाइज करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। जी कोई सवाल यहां पे? जी 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मे बी 15-20 मिनट्स का एक छोटा सा सेशन लूंगा। 5 मिनट की ब्रेक मैं यहीं पे हूँ, तो इनफॉर्मल अगर आपको क्वेश्चन करना चाहें कर सकते हैं। 15-20 मिनट्स में बात करूंगा, और वो मैं बात करूंगा एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो मैं सिर्फ पूरी स्ट्रेटेजी समझाना यहाँ पे मकसद नहीं होगा, यहाँ पे मकसद है आपको उसकी सिग्निफिकेंस का एहसास दिलाना कि हाउ सिग्निफिकेंट इट्स गोइंग टू बी। और मैं इंशाअल्लाह ड्यूरिंग द होल सेशन आपको सिर्फ टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट नॉलेज पे नहीं तवज्जो दूंगा, मैं साथ साथ इस पे भी बात करता रहूँगा। आज मैं सिर्फ इसकी सिग्निफिकेंस बताऊँगा इंशाअल्लाह आगे, ताकि आपको जब इसके टूल्स बताए जाएं, डूज एंड डोंट्स बताए जाएं, ताकि आप इसको कैप्चर कर सको और साथ साथ इस पर फोकस रख सको। ठीक है जी, वी टेक 5 मिनट्स ब्रेक, फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, ब्रेक से पहले हमने लर्निंग, रिवीजन, प्रैक्टिस, मेन ये हमारे एरियाज़ रहे जिन पे हमने बात की। अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जामिनेशन। अच्छा, एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में मेरे जो अपने अल्फाज में अगर इसको मैं बयान करूँ ये कितनी अहम होती है, तो मैं तो कहता हूँ कि 4 महीने जो आपके गुजरने हैं क्लास में इंशाअल्लाह, और 1 महीना उसके बाद रिवीजन में और फर्दर प्रैक्टिस में, तो इसको तो मैं कहता हूँ इट इज़ लाइक गैदरिंग एमुनिशन, एंड देन एग्जामिनेशन हॉल इज़ लाइक फाइटिंग बैटल। एंड वी ऑल नो कि जो जंगें हैं वो असले के ज़ोर पे नहीं जीती जाती, पढ़ा हुआ ना हमने। उसमें आपको जज्बा भी चाहिए होता है, उसमें आपको स्ट्रेटजी भी चाहिए होती है। तो अगर आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली, रिवीजन बहुत अच्छी कर ली, प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर ली, तो डज नॉट नेसेसरली मीन कि आप पास भी होगे। उसकी एविडेंसेस आपके दाएं बाएं नज़र आती रहती हैं, मुझे भी अक्सर नज़र आती रहती हैं, हो सकता है आप में से भी किसी ने एक्सपीरियंस किया हो। जैसे एक कमेंट में अगर आपसे शेयर कर लूँ कि जो मुझे अक्सर दिया जाता है कमेंट का, एक ओपिनियन एक शेयर किए करते हैं लोग आके अपने ग्रीवेंस कि सर देखें ये सब्जेक्ट फलाने को कुछ भी नहीं आता था, आखिरी हफ्ते बैठ के सारा मैंने इसको हॉस्टल में बैठ के पढ़ाया था, तो देखें वो पास हो गया, मैं फेल हो गया। हो सकता है आप में से किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐसा हो,
या सुना ज़रूर होगा आपने भी ये बात कि जी पढ़ाया, जिसने पढ़ाया था पढ़ाने वाला फेल हो जाता है और पढ़ने वाला पास हो जाता है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है ना, जो पढ़ाने वाला उसका नॉलेज बेस यकीनन ज़्यादा है, उसको सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छी है, लेकिन वो फेल हो गया और जिसने सीखा था, जिसको कम आता था, वो पास हो गया। तो फ़र्क फिर जाके निकला 3 घंटे 15 मिनट में फी ज़माना जो परफॉर्मेंस में। तो शायद जिसने पढ़ा था उसकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस बेहतर थी, अंडर प्रेशर परफॉर्म करने की एबिलिटी उसकी बेहतर थी, और जो पढ़ाने वाला था उसकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी। असला तो बड़ा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जंग लड़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जज्बा क्या होना चाहिए, वो चीज़ें ठीक नहीं थी। जैसे एक छोटा सा पॉइंट, जितनी मर्जी अच्छी तैयारी है आपकी, अगर आप रात को CFAP 4 के पेपर से पहले 7-8 घंटे नहीं सोए तो आपकी तैयारी पे पानी फिर गया। अक्सर बच्चे करते क्या है, बड़ी अच्छी तैयारी है, उस बड़ा जी अच्छा पेपर देना, सारी रात बैठ के पढ़ते रहे। CFAP की बात करो, हर पेपर की अपनी स्ट्रेटजी होती है, तो इसमें 7-8 घंटे की नींद चाहिए आपको, क्योंकि यू नीड फ्रेश माइंड टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, टू डिवाइस to understand analytical situations and devise a plan, किसको कैसे हल करना। You need fresh mind। और अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं है, जो एक अच्छी नींद से होता है, तो आप सवाल को प्रोसेस नहीं कर पाते सही तरह। एक जिस तरह डॉक्टर होता है ना, आप किसी डॉक्टर के पास मसला लेके जाएं तो डॉक्टर अब सवाल पूछता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, 2-4 सिम्टम होता है, बीमारी बताता है क्या है। हमारे पास भी बच्चे आते हैं टीचरों के पास कि जी फेल हो गए हैं, पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो टीचर भी सवाल पूछता 2-4 ज़रा जस्ट टू आइडेंटिफाई क्यों फेल हुआ बच्चा। तो जो बच्चा इस वजह से फेल होता है ना, जो रात को सोया नहीं है, 2-3 उसके टिपिकल, उसमें एक सबसे अहम जो 2-3 सवालों के बाद चीज़ निकलती है ना कि अच्छा ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो फ़ौरन बच्चा कहता है सर ये इसमें ये हो गया था मेरे साथ, मेरा अगला था इसका रात को सो के गए थे नहीं, तो मैंने कहा भाई इस वजह से ये हुआ। जैसे रात को सो के ना जाने का एक टिपिकल नतीजा जो एग्जाम में निकलता है कि 1 से 1.5 घंटे बाद, हर बच्चे का अपना होता है टेम्परामेंट, कोई 1 घंटे बाद ब्लैकआउट हो जाता है, कोई 1.5 घंटे बाद, कोई 2 घंटे बाद ब्लैकआउट हो जाता है। 3 घंटे बच्चा सर्वाइव नहीं करता वहाँ पे। ब्लैकआउट होने से मुराद क्या है कि आप सवाल पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रही है सवाल, यार ये टॉपिक मुझे आता है, इस तरह के जो टूल्स हैं मैंने अप्लाई तो किए हुए हैं, लेकिन शुरू कहाँ से करूँ, दिमाग वहाँ पर जाकर साथ छोड़ देता है आपका। ये टिपिकल सिम्टम है सो के ना जाने का। जितनी मर्जी अच्छी तैयारी है आपकी, आपको सवाल समझ नहीं आ रहा, आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन पे ही आप फंस जाते हो जाके, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन तो बारी नहीं आती ना उसकी, तो यू नीड वेरी फ्रेश माइंड। फिर एक और छोटी सी बात, आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे ख्याल करना पड़ेगा। छोटे छोटे पॉइंट आपके 1-1, 2-2 नंबर, 5-5 नंबर का फर्क डाल रहे होते हैं। अभी एक मेडिकल, सोना भी एक मेडिकल फैक्ट है, कोई इसमें कोई मेरी रॉकेट साइंस कोई नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा आपको कि भाई कोई मैंने कोई अपनी तरह से याद किया, ये एक मेडिकल साइंस है कि भाई आपका दिमाग फ्रेश नहीं है तो उसकी प्रोसेसिंग एबिलिटी कमज़ोर हो। और एग्जाम में आपको प्रोसेसिंग शार्प चाहिए अपनी, कि भाई क्वेश्चन को पढ़ना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना, क्वेश्चन आंसर प्लान करना, स्टेप्स के मुताबिक उनको एग्जीक्यूट करना। यू नीड शार्प प्रोसेसिंग एबिलिटी। लैक ऑफ स्लीप से आपकी जो हार्ड डिस्क है ना वो तो चलती है, लेकिन प्रोसेसर बैठ जाता है आपका। मतलब रट्टे वाला सब्जेक्ट है ना, वो घंटा भी सो के वो चल जाएगा, आपका दिमाग गुजार जाओगे 3 घंटे, लेकिन जहां पे प्रोसेसिंग चाहिए वहां नहीं चलेगा 3 घंटे। अक्सर बच्चे कि जी रात को सुबह टेंशन बड़ी होती है, कुछ खाया नहीं जाता, फूड ही नहीं लिया, नाश्ता नहीं किया। अब नाश्ते के बगैर जाके पेपर में बैठना ऐसे ही है जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल ना डालो और स्टार्ट करने की कोशिश करते रहो, भगाने की रेस ट्रैक पर डालने की कोशिश करो, उसको क्या काम करेगी गाड़ी। अब फूड इज आवर फ्यूल, ब्रेन का फ्यूल मिलेगा इसको तो काम करेगा, और फूड में भी ग्लूकोज, दैट इज द फ्यूल फॉर द ब्रेन। और ये भी अगेन मेडिकल है कि भाई आपको ग्लूकोज मिलती है तो आपका दिमाग आपका बेहतर काम करता है। जैसे मैं अगर अपनी हैबिट रिकॉल करूं तो मैं एक तो नाश्ता तो हमेशा बचपन से स्कूल के ज़माने से अच्छा करके जाते होते थे, हमें बड़ी हैरत होती थी जब अक्सर सुनते होता ये असम्बली में खड़े हुए 2 बच्चे गिर गए, पूछा गया किस लिए गिरे, वो जी नाश्ता नहीं करके आए थे। तो हमें हैरत होती थी नाश्ता किए यार बच्चा जाता कौन है स्कूल, लेकिन हमें भाई गिरते थे और अभी भी गिरते हैं बच्चे शाह सवार मैदानों में। वजह उसकी यही होती है कि सवारों में कि वो नहीं नाश्ता करके आए होते। लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो फ्यूल नहीं डाला, आपने फ्यूल नहीं डाला तो दिमाग नहीं चलता। मैं एग्ज़ाम में नाश्ता भी अच्छा करके जाता था, मैं साथ अपने कैंडीज़ लेके जाता, चॉकलेट वाली छोटी छोटी बाइट्स रखी होती थी मैंने, जहाँ पे मुझे टेंशन होती थी मैं एक बाइट ले लेता था। और ये मेडिकल रीज़न है कि आपका
जो एंजाइम्स का आपको जो टेंशन में एंजाइम का बैलेंस डिस्टर्ब होता है वो ग्लूकोज इनटेक से कुछ थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, मेडिकल रीज़न है, लेकिन हमें नहीं पता होता, हम नहीं मैनेज कर पाते इन चीज़ों को और छोटी छोटी टेंशनों से परेशानियों से चीज़ें ख़राब कर जाते हैं। तो एनीवेज इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी बात होगी, लास्ट 24 आवर्स पे भी बात करें कैसे चलना है। सोने का मैंने बता दिया। ये एक क्वेश्चन अक्सर बच्चों के ज़हन में आ रहा होता है कि ये 3 किताबें इनका क्या हमारे सारे इस पेपर में स्कोप है, कितनी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो BFD या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर जितना मुझे पता है, लिमिटेड नॉलेज है, मैं नहीं कहता बड़ा मुझे कोई अनलिमिटेड नॉलेज है, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कोर्सेज में CA के अलावा शायद ओपन बुक कहीं नहीं है। मतलब मैं तो शुरू में जब ये ओपन बुक हुआ था तब टैक्स ओपन बुक नहीं होता था, तो मैं बच्चों को यही कहता था, मैं कहा गलती से जिसने टिक करना था ना टैक्स को, उसने गलती से इसको टिक कर दिया, तो ये ओपन बुक वाला पेपर है ही नहीं। टैक्स ओपन बुक होना चाहिए था कि उसमें लॉ आपने पढ़ना है, ऑर्डिनेंस आप हैं वो आपके पास होने चाहिए आपने रेफर करने के लिए। इसकी तो ओपन बुक दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो लेकिन अब खैर टैक्स भी ओपन बुक कर दिया, इसको भी उन्होंने ओपन बुक रहने दिया, इसको नहीं छेड़ा उन्होंने। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये किताब एग्जामिनर को पता है आपके पास है और इसमें कोई कानून तो है नहीं, ये प्रिंसिपल्स ही लिखे हुए हैं। एग्जाम में जो बच्चा किताब पे रिलायंस प्लान करके जाएगा वो बच्चा फेल है। मतलब मैंने ऐसे बच्चे भी फेल होते देखे हैं जिनको क्लास में कराए हुए सवाल मुझे आगे कह रहे सर आपने जो सवाल कराए थे एग्जाम में 3 सवाल वैसे आगे, सोल्यूशन मेरे पास पड़े तो सर मसला ही को नहीं हुआ, यूं किए मैंने खोला था सोल्यूशन यूं करके कर दिया, नंबर आए 22 28। तो आपको जो क्लास में सवाल करवाए हैं सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना, जिनके सोल्यूशन आपके पास हैं, फिर भी पास नहीं हो सकते। बाकी चीज़ें तो छोड़ दो, और क्या फ़ायदा उठाओगे किताब का आपको। तो किताब पे जो बच्चा रिलायंस करेगा, स्वाय एक्सेप्शन मैं बताता हूँ कितना रिलाई कर सकते हो आप किताब पे, मैं बताता हूँ आपको, विच इज़ वेरी लिमिटेड। आप किताब पे रिलाई करते हो फार्मूलाज के लिए कि भाई आसानी है, किताब क्योंकि हमारे पास है, हमें फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज आते हैं। ठीक है, तो फार्मूलाज हमें याद करने की जरूरत नहीं है। हमें किताब हम वो लेके जाएंगे जो हमने पढ़ी होगी, एक भी काफ़ी होगी वैसे। किताब लेके जाएंगे, सवाल नहीं लेके जाएंगे। क्वेश्चन बैंक की हमारे वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली। हमने उसको देखने का सोचा भी एग्जाम में तो फेल है कि हम जी ये सवाल फलाने जैसा लग रहा है, यहाँ पे ये सोच ज़हन में आई, वहाँ पे आपका प्रोसेसिंग दिमाग की बंद होनी है और आपका सवाल रुट जाना है, पास नहीं हो सकते उस सवाल में आप। ये सोच ज़हन में रखनी नहीं है कि मैं सवाल को ट्रेस करूंगा, स्पॉट करूंगा, ये सवाल किस पेपर से मिलता है, वो पेपर मेरे पास पड़ा होगा मैं खोलूंगा। ये ज़हन में रखनी है सोच। हेल्प सिर्फ लेनी है किताब से फार्मूलाज की, यार इस सवाल की प्लानिंग कर ली, प्लानिंग में ये 4 फार्मूलाज यूज होने हैं, ये भाई इस चैप्टर के फार्मूलाज है, कॉपी पेस्ट कर लो। एक ही हेल्प ले सकते हो। एक, यू शुड बी फेमिलियर, हमारे कुछ प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स होते हैं, आपने QMNC फेमिलियरिटी आपने हासिल की हुई है, तो वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। और बहुत ही लिमिटेड वे में इसकी मेरे हिसाब से ये कोई शायद रीज़न नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूँ फॉर्मेट। अगर कोई बहुत ही टिपिकल आपको लगा कि यार क्वेश्चन में जो कॉलम और रोज की कंस्ट्रक्शन है ये मेरे लिए बड़ी सिंपल हो जाएगी अगर मैं ये एग्जाम्पल से कॉपी कर लूँ, तो शायद आप हेल्प ले सको। लेकिन बड़ी मैं इस पर लिखा भी रंग भी इसका मैंने हो रखा, स्टार भी लगा रहा हूँ, ये मेरे हिसाब से है नहीं, मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ें बाय द वे, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को एग्जाम में दी जाती हैं। किताब कोई नहीं देता आपको। ACCA का एग्जाम होगा, ये 2 चीज़ें मिलेंगी आपको। भाई की फार्मूलाज की लिस्ट ये आपकी 20-25 फार्मूलाज की लिस्ट दे दी जाती है और साथ प्रेजेंट वैल्यू टेबल दे दिए जाते हैं। भाई ये सपोर्ट है आपके पास, बाकी कैलकुलेटर आपके पास खुद ही कीजिए, प्रिंसिपल आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आपको भी इन्हीं 2 पे प्लान करना चाहिए। तीसरा मैंने स्टार लगा दिया, लिख तो दिया, लेकिन आप समझिए ये नहीं है यहाँ पे। इन 2 चीज़ों पे डिपेंडेंस प्लान करनी है आपने, तैयारी करनी है इस तरह। अगर इससे ज़्यादा डिपेंडेंस प्लान किया ना किताब पे, तो इसका मतलब प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप पास नहीं होने जा रहे, ये ज़हन में रखना। और किताब बेशक असूलन एक किताब आप प्लान करो, और किताब वो प्लान करो जिसको आपने थॉरली पढ़ा हुआ है, जिसकी इची बिची आपको पता है। और उसमें भी एक आपको बताया गया है किताब वो अलाउड है जिसमें हाईलाइटिंग हुई हुई है, जिसमें कुछ लिखा हुआ है, हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, वो किताब आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है। फिर एक क्वेश्चन बच्चों के ज़हन में अक्सर रीडिंग टाइम का आता है। इस पे अक्सर लोगों की एम्बिग्विटी होती है कि भाई इसका हमें क्या करना चाहिए।
इसके बारे में थोड़ी सी मैं अगर गाइडलाइन दे दूं तो मैं एज अ स्टूडेंट जो देखता हूं कि 15 मिनट के रीडिंग टाइम में मेरा सामने जो पहला टारगेट होगा पेपर को स्किम थ्रू करना, रिक्वायरमेंट्स के थ्रू, रिक्वायरमेंट से उसको स्किम थ्रू करना और रिक्वायरमेंट के थ्रू वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना जो सबसे पहले मैं करना चाहता हूं। तो पहला टारगेट मेरा ये है। पेपर पढ़ने बैठा ना तो 15 मिनट में 6 सफ़ों का पेपर आया था इस बार। 15 मिनट मैंने 2 सफ़े या 2.5 सफ़े पढ़ने थे, 15 मिनट खत्म हो जाने थे और वो 15 मिनट में ज़ाया हो जाने थे। तो 15 मिनट में मुझे पहला काम करना है कि भाई मैंने सबसे पहला जो सवाल करना है वो कौन सा होगा। उसकी कुछ अलामात होंगी। एक तो टॉपिक होगा जिस पे मुझे ज़रा कॉन्फिडेंस होगा, ये टॉपिक ज़रा मेरा तगड़ा है और इसके सवाल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते। तो पहले मैंने वो इस सिम्टम के तहत सवाल, एक ये कैटेगरी कैरेक्टरिस्टिक इसके तहत सवाल सर्च किया। और दूसरा सवाल जो कैरेक्टरिस्टिक पहले नंबर पे करने वाला सवाल होता है वो आइडली छोटा होना चाहिए। वो 25 नंबर का नहीं होना चाहिए, वो 14-18 नंबर वाला सवाल होना चाहिए। क्योंकि यूजुअली स्ट्रॉन्ग एरिया पे सवाल हो और छोटी बॉडी वाला सवाल हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। करने तो सारे ही हैं, लेकिन आइडली हमें इस तरह का सवाल चूज़ करना है, रिक्वायरमेंट्स, टॉपिक और नंबर दे के। फिर जो हमने सवाल शॉर्टलिस्ट किया उसको पढ़ना है। मतलब 2 से 3 से 4 मिनट में शॉर्टलिस्ट हो जाएगा सवाल और अगले 10-12 मिनट हमने रीडिंग पे लगाने, सवाल की प्लानिंग पे लगाने। क्योंकि हमें सवाल एग्जाम में 3 से 4 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड। 3 दफ़ा मिनिमम है। मैं आपको बात कहना भूल गया, 2 से 3 दफ़ा तो मुझे लगना टाइम। आप एग्जाम में होगे और आप स्टूडेंट हो, 3 से 4 दफ़ा आपको लगना टाइम। आसान सवाल 3 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा आपको और मुश्किल सवाल 4 दफ़ा पढ़ना पड़ेगा। ये ज़हन में रखना। इससे कम रीडिंग के साथ क्वेश्चन प्लान करके शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, चांसेस यही हैं कि यू विल बी डिट्रैक्ट, यू विल बी टेकिंग द रॉन्ग रोड, गलत साइड पे चले जाओगे। तो ये आपने ज़हन में रखना है। तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आइडेंटिफाई हो गया, उसकी रीडिंग, उसकी प्लानिंग, उस पर काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें बिना क्वेश्चन सिलेक्शन में माइंडसेट्स आपने अवॉइड करने हैं। अक्सर बच्चे, जब मैं कहता हूँ ना भाई पहला सवाल आपने स्ट्रॉन्ग एरिया से करो, पहला सवाल आपने छोटा सवाल करना है वो करो, तो अक्सर सच बच्चे माइंडसेट बना लेते हैं, यार रिस्क मैनेजमेंट का एरिया ना मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग है तो मैं रिस्क मैनेजमेंट का सवाल करूंगा। माइंडसेट बन गया, घर से डिसाइड करके गए मैं करना क्या एग्जाम में। अब एग्जाम में जो रिस्क मैनेजमेंट का सवाल है जनरली तो आसान आता था, लेकिन आपकी अटेम्प्ट ऐसी है कि वो हिस्टोरिकली टफ तरीन क्वेश्चन आ गया और आपने उसको पहले नंबर पे हाथ डाल दिया ना उसको, तो आप देखो आपके साथ सोचो आपके साथ होगा क्या। कॉन्फिडेंस का, मोरल का आपका हाल क्या होना है कि आपने अपनी तरफ से सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया पे हाथ डाला है कि भाई ये सवाल तो मैं ऐसे करके करूंगा और 15 में से मैं 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर लूंगा मैं, और उसी में आप फंस गए तो आपका मोरल गिरना गुणों से कि भाई मुझसे तो ये सवाल नहीं हो रहा तो आगे पेपर कहां से होना है। तो माइंडसेट नहीं लेकर जाना। मैंने कहा टॉपिक में यस मेरी ग्रिप है और मैंने से रिस्क मैनेजमेंट का सवाल आइडेंटिफाई कर लिया, यार ये सवाल छोटा है, अभी 15 नंबर का और मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक पे है। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंडेटरी मैंने करना ही करना है, मैं सवाल को एक दफा पढ़ूंगा प्रोसेस करते हुए, और एक दफा पढ़ने में मुझे लगा कि भाई ये चीज़ डाइजेस्ट हो रही है और मैं इसको कर सकता हूं, नॉर्मल लेवल का सवाल है तो मैं दूसरी दफा पढ़ूंगा उसको। लेकिन अगर मुझे लगा यार ये भाई किसी और दुनिया का सवाल लग रहा है, मुझे फंस सकता हूं सवाल में, तो पहला सवाल मैं चाहूंगा मैं वो करूं जो मुझे जरा तसल्ली कराए कि भाई ठीक है 15 नंबर का किया तो 15 में से 12-14 नंबर लिए हैं, मैं बदल लूंगा सवाल। एक रीडिंग के बाद मैं सवाल पे दूसरा सवाल, नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा है, ये तो मुश्किल लग रहा है, ये दूसरे तीसरे नंबर पे करने वाला सवाल है। पहले नंबर का सवाल वो होगा जो मुझे पहली दफा पढ़ के लगे नहीं भाई अच्छा है ये होगा, दूसरी दफा फिर पढ़ूंगा मैं, तीसरी दफा फिर पढ़ूंगा, देन आई विल स्टार्ट राइटिंग जब मुझे टाइम दिया जाएगा। तो माइंडसेट अवॉइड करना है, घर से नहीं सोच कर जाना कौन सा टॉपिक करना है, क्योंकि बाज़ अगर आपको मुश्किल तरीन टॉपिक पे आसान तरीन सवाल आ जाता है और बाज़ अगर आसान तरीन टॉपिक पे मुश्किल तरीन सवाल आ जाता है। दोनों सिचुएशन एग्जाम में होती हैं और बच्चे फिर रिग्रेट करते हैं। मतलब अभी भी इस पेपर की फीडबैक बताऊं, एक बार सर वो टॉपिक में क्वेश्चन भूल गया, सर वो फलाना सवाल मुझे लग रहा था बड़ा मुश्किल है लेकिन आखिरी 15 मिनट में वहाँ पहुँचा और मुझे एहसास हुआ ये तो मुझे शुरू में करना चाहिए था, वो तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, तो जो नहीं की थी उस पर। बस वो टॉपिक मुश्किल होगा ना, मुश्किल समझ के उसको उस खाने में डाला, ये तो मुश्किल ही होता है, मुश्किल ही होता है। जब आखिरी सवाल वही बचा उस पर पहुँचे तो पता लगा यार ये तो बड़ा आसान सवाल था, ये तो मे बी 70-80% स्कोर वाला सवाल था। और आखिरी सवाल वो होना चाहिए जो 30%, 25% स्कोर वाला सवाल हो। 70-80% स्कोर करने वाला सवाल तो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे आता है। आखिरी नंबर के लिए तो वो सवाल बचता है जिसमें हमें होता है भाई यार 2-4 नंबर ले लें बस, बाकी जो पास होना था वो तो 4 में हो गए। इसमें तो भाई हमें 10 स्टेप में से आएंगे 3 स्टेप्स, वो 3 आते हैं 3 करो बाकी मट्टी डालो। तो
अगर आपकी रॉन्ग सिलेक्शन, क्योंकि मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन की सिलेक्शन अहम है, मैंने ये कमेंट सुना हुआ है बच्चों से रिजल्ट के बाद कि सर बस थोड़ी सी कसर रह गई और मैंने चौथे सवाल की जगह पांचवें सवाल को पहले कर लिया होता ना, मैंने पास हो जाना था। ये मैंने एक नहीं, कई बच्चों से कमेंट सुना हुआ है। मुझे नहीं पता आपके एक्सपीरियंस में ऐसी कोई बात आई कि नहीं आई, लेकिन ये होता है। क्वेश्चन की रॉन्ग सिलेक्शन भी आपके फेल और पास होने का बाइस बन जाती है। जो मैंने कहा ना, परफॉर्मेंस बड़ी अहम है और ये सारी चीज़ें परफॉर्मेंस में आ जाती हैं कि वहाँ पे बैठ के आपने कितना कैलकुलेटेड वे में एक एक स्टेप्स ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ये जी इसकी समरी है। मैं इसमें एक तरफ फिर इस पे तवज्जो दिलवाते हुए मैं आज का क्लोज करूँगा। मैंने आपको बार बार बोला कि जो एरिया आता है उसको करना, जो नहीं आता उसको टाइम अवॉइड करके उसकी जम्पशन लेकर सवाल कंप्लीट करना, ये सबसे मुश्किल आर्ट है। आप लोगों को अक्सर बच्चों की चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती। मतलब मैं इसकी टिपिकल एक मिसाल, एक रियल लाइफ मिसाल देता हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर वो डिसीजन मेकिंग है, और बाय द वे अब स्कीम ख़त्म होने से पहले वो BFD और मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुश्किल तरीन दो सब्जेक्ट समझे जाते थे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग शायद ज़्यादा एक स्टेप और आगे था, एक कदम आगे था शायद BFD से। एक मेरा स्टूडेंट था, मैंने जिस अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि 3-3 4-4 साल लग जाते हैं, उसको सिर्फ एक पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रहता था पास होने में। EY से उसके आर्टिकल थे। एवरेज स्टूडेंट था, बहुत लाइक बच्चा नहीं था, लेकिन एक पेपर है, जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कर जाएगा बच्चा, कोई बात नहीं, एक पेपर पे फुल टाइम जब लगाएंगे आप, सारा फोकस ही एक पेपर पे है तो कर जाना चाहिए। वो एक पेपर वो स्टूडेंट 6 से 7 दफ़ा फेल हुआ, एक पेपर में 6 से 7 दफ़ा फेल हुआ। उसकी रूटीन क्या होती थी, बिला मुबालगा रिपीट होती थी। उसके आर्टिकल के फ़ौरन बाद उसको जॉब मिल गई थी दुबई में। फॉर एग्जाम्पल पेपर दिए, दुबई चला गया, रिजल्ट आया, दुबई से कॉल आ नहीं मुझे ना, सर रिजल्ट आ गया, फेल हो गया, 38 नंबर आए, 32 नंबर आए, जो भी बताने उसने। सर क्या करूं? फ़ोन पे 10-15 मिनट मेरी उससे बात होनी, उसको मैंने उसको रिवीजन के तरीके बताने, प्रैक्टिस के तरीके बताने, और फ़ोन बंद हो जाना। फिर पेपर से 10-15 दिन पहले उसने आना पाकिस्तान पेपर देने। फिर उसने कहा सर मुझे ज़रा फाइनल राउंड के लिए टिप्स दे दें। फिर उसको ज़रा फाइनल डेज रिवीजन कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, और एग्जाम टेक्निक्स कैसी होनी चाहिए। वही बात है भई, ऐसे करना, सवाल ऐसे करना, असम्पशन लेना, पूरा करना, समझा के भेज देना। फिर पेपर देना, दुबई चले जाना, फिर फ़ोन आना, फेल हो गया। तो इट केप्ट ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। इस दौरान में ICAP की हिस्ट्री का बेस्ट रिजल्ट भी आया, जिसमें मैक जैसे पेपर में जिसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता होता था, 40% बच्चा पास हो गया। अब तो ऑन एवरेज 40% हो ही जाते हैं, 30s में नॉर्मल एवरेज परसेंटेज चल रही होती है, बट मैक का रिजल्ट बड़ा उन दिनों यूनिक होता था। 39 या 40% बच्चा पास हुआ, वो नहीं पास हुआ। अच्छा, फिर इसी एपिसोड में आखिरी एपिसोड जो उसकी चली, ICAP की हिस्ट्री का वर्स्ट रिजल्ट आया। शायद 4 या 5% बच्चा उस पेपर में पास हुआ मैक में, और वो बच्चा पास हो गया। उसका मुझे फ़ोन आया, सर मैं पास हो गया, मिलने आना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान में आज इस रिजल्ट की बारी लकीली मैं मिलने आना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आ जा यार। अच्छा, मैं फिर ना, मेरी एक आदत होती है जो बच्चे से पास होते हैं, तो मैं आई ट्राई टू एक्सप्लोर कि भाई क्या किया तूने, ताकि मैं आने वाली नस्लों को भी बता दूँ भाई जो खास काम तुमने कर लिया। कहता सर आपसे जो मैं एडवाइस लेता था, सारी एडवाइसेस मैं मानता था, लेकिन एक बात पे मेरी सुई अड़ी हुई थी। आई ऑलवेज वांटेड टू डू परफेक्ट सोल्यूशन इन द एग्जामिनेशन, और अजम्पशन लेके आगे चलना मुझसे नहीं होता था। मैं जिस स्टेप पे फंसता था, मैं उसका टकरे मार मार के टकरे सही, मतलब किसी तरह से परफेक्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता था, छोड़ने की कोशिश करता था, और फंसा रहता था वहां पे। नतीजा क्या होता था, मुझे सवाल भी छूटते थे और प्रेशर भी आता था टाइम का, और फिर मुझसे गलतियां भी बेताशा होती थी। कहता दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मैं चूंकि आपकी सारे कुलिया आजमा चुका था, मैं क्या ये भी करके देख लेता हूँ। तैयारी उसके बकौल कि मेरी तैयारी पिछली दफ़ा की निस्बत इस वक्त कमज़ोर थी, सिर्फ मैंने एक चेंज किया। मैंने कहा यार ये भी कुलिया सर की बात मान लेते, जो आता है करो, जो नहीं आता उसमें मट्टी डालो, असम्पशन लो, सवाल पूरा करो। कि सर मैंने ये किया था, पेपर पूरा करने की, सही होता है हो जाए, नहीं होता ना से भाड़ में जाए। दिस इज़ व्हाट ही डिड एंड ही पास इन दैट अटेम्प्ट, जिसमें ICAP का रिजल्ट 5% था। तो ये जो चीज़ है दैट इज़ द की, और ये एग्जाम में जाके सीधी नहीं होती। मैंने वो क्या कहा, अनसीन क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कर रहे हो, इस चीज़ को अडॉप्ट करना है आपने। परफेक्ट सोल्यूशन के लालच में सवाल देख के उसको छापा मार के, उसको जवाब दे के उसका छापा मार के खुश नहीं होना हमें वो हैबिट्स, वो प्रैक्टिसेस, वो एक्टिविटीज़ करनी है जो हमारी लर्निंग में
और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस में कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो मैंने जो आपको शुरू में कहा था, किसी स्लाइड पे आया था कि भई आपको स्टडीज़ में रेगुलर रहना है, बाकी सब के बाद में एंड में लिखा था गाइडलाइंस जो आपको दी जाए उन पर अमल करना है। तो उन गाइडलाइन में बड़ी की गाइडलाइन प्रैक्टिस कैसे करनी है आंसरिंग क्वेश्चन की, दिस इज द गाइडलाइन। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही जी। इंशाअल्लाह हमारे रेगुलर सेशन मंडे से स्टार्ट होगा और देन वी विल हैव आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन आवर फर्स्ट टॉपिक। हमारे टॉपिक पढ़ने का अंदाज भी लगभग वैसे रहेगा जैसे ग्रिड में था। हम पहले नहीं, ग्रिड से थोड़ा सा हिलेंगे मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडली इनकी सीक्वेंस बता देता हूं। हम शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या एवैल्यूएशन, जिसमें हम न्यू प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन करेंगे। नए प्रोजेक्ट्स में आपने इनिशिएट अगर करने हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैसे की जाती है। फिर हम डिस्कशन ले जाएंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ, सोर्सेज ऑफ कैपिटल की तरफ, और इसी के साथ कनेक्ट होगी डिस्कशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। ब्रॉडली स्पीकिंग हम ऐसे चल रहे होंगे। इसके बाद हम चले जाएंगे फिर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे दोबारा आएंगे, जिसमें हम अलॉन्ग विद अदर थिंग्स जो मेनली हमने यहां पे पढ़ना होगा वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इन थ्रू एक्विजिशंस। एक्विजिशंस है, मर्जर्स है, इनमें जो आपकी, और अगर इनमें जो टूल यूज होता है एटसेट्रा, अगर मैं इसको कह दूं, और भी इसमें टर्मिनोलॉजीज आएंगी। बेसिकली बिजनेस वैल्यूएशंस, कि हमने एक चलते हुए बिजनेस के साथ एक्विजिशन या मर्जर के सूरत में या किसी और सूरत में हमने मिलना है, तो उसके लिए बिजनेस वैल्यूएशन, शेयर एक्सचेंज रेशियो की जैसे बात की थी, किसके शेयर के बदले कितने शेयर दिए जाएं, कैसे कम्बिनेशन बिजनेस का बनाया जाए, वो भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, उसको हम कवर कर रहे होंगे। और इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का। तो हम लगभग इसी सीक्वेंस में सिलेबस को लेकर चल रहे होंगे, जो मैंने आपके सामने एक ब्रॉड आउटलाइन दे दी। और जैसे मैंने कहा, डिस्कशन होगी टॉपिक पे, इलस्ट्रेशंस होंगी, एग्जामिनल क्वेश्चन होंगे। ये डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं हमारे डिफरेंट चैप्टर्स में बटे हुए हैं। हमारी किताब में अगर देखें तो टोटल 8 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो ये 8 के 8 चैप्टर्स, पहला तो इंट्रोडक्शन का है, उसको छोड़ दीजिए, 7 चैप्टर्स हैं जिनमें हमारा मेन सिलेबस डिवाइडेड है। तो इंशाअल्लाह इन सातों के सातों चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह सिलेबस के साथ। तो टारगेट हमारा रहेगा लेटेस्ट बाय फर्स्ट वीक ऑफ मई इंशाअल्लाह। और बीच में रमज़ान भी आएंगे, ईदें भी आएंगी, उनके हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट्स होंगी हमारी टाइमिंग में भी। तो इंशाअल्लाह वो म्यूचुअली हम एग्री कर लेंगे और इसके हिसाब से इंशाअल्लाह टारगेट के मुताबिक चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाअल्लाह मंडे को रेगुलर सेशन में मुलाकात होगी और सिलेबस को लेकर हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।